चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए हम लोग को अध्याय 8 दिया गया है ना। अध्याय 8 हम लोग का चतुर्भुज है। इस वीडियो में हम लोग ना चतुर्भुज से संबंधित जो भी प्रमेय दिया गया है सभी प्रमेय को हम लोग समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को चतुर्भुज के बारे में दे दिया गया है कि यदि यहाँ पर हम लोग को 4 बिंदु रहें, यदि 4 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो ये हम लोग को एक रेखा ही प्राप्त होगा। यदि 4 बिंदुओं में ना 3 बिंदु एक रेखा पर हो और एक बिंदु रेखा पर नहीं रहे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर भी एक बिंदु यहाँ पर है, 3 बिंदु एक ही रेखा पर, एक बिंदु नहीं है, तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज ही मिला। और 4 बिंदुओं में से जब 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं रहेंगे ना, तो इस प्रकार से आपको चतुर्भुज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु कम से कम एक रेखा पर नहीं है ना, तो इस प्रकार से आपको चतुर्भुज मिला है। और यह भी चतुर्भुज है, देख रहे हैं इसमें भी 4 भुजाओं से बंद आकृति है। ठीक है, 4 भुजाओं से बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। और इसी में हम लोग को चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे यहाँ पर दे दिया गया है चतुर्भुज के यहाँ पर विकर्ण खींचा गया है। इसमें कुल 2 विकर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे हम लोग को दे दिया गया एग्जाम्पल के लिए आपके आसपास क्या चतुर्भुज है। यहाँ पर दे दिया गया है कि श्यामपाठ हो गया, यहाँ पर आपका यह पुस्तक हो गया, कोई आपका मेज हो गया, मेज भी क्या है यहाँ पे चतुर्भुज ही रहेगा ऊपर। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया भी हुआ है। ठीक है, आपकी कक्षा का फर्श हो गया, दीवार हो गया, छत हो गया, खिड़कियाँ हो गया, श्यामपाठ हो गया, डस्टर भी हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास बहुत सारे यहाँ पे चतुर्भुज आप देख सकते हैं ना। डस्टर में क्या होता है, 6 फलक होता है, 6 फलक में प्रत्येक फलक जो होता है ना वो सब चतुर्भुज होता है। ठीक है, आपके पुस्तक का पृष्ठ एक पन्ना भी हम लोग का यहाँ पे जो यहाँ पे पुस्तक है इसका एक पन्ना भी क्या है, चतुर्भुज ही है, 4 भुजाओं से बंद आकृति की है, यदि इनके सभी किनारों को लिया जाए तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर और हम लोग को आगे दे दिया गया है ना चतुर्भुज के यहाँ पे गुण दे दिया गया है। चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे दिया चतुर्भुज का कोण योग गुण, मतलब चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। देखिए इस प्रकार से कोई चतुर्भुज है, आपको यहाँ पर समझाया गया है कि इस प्रकार से चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से 2 त्रिभुज बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक विकर्ण खींच दिया गया, ABCD, यहाँ पे एक चतुर्भुज था, यहाँ पे A से C शीर्ष को मिला दिया गया और यहाँ पे विकर्ण खींच दिया गया। तो इस प्रकार से एक यह त्रिभुज बन गया, एक यह त्रिभुज बन गया। पिछले चैप्टरों में हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। तो 180 अंश इसमें, 180 अंश इसमें, दोनों का योग हो जाएगा तो 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, अर्थात चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश होता है। अब यहाँ पे चतुर्भुज के प्रकार हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको बनाया गया है ना, समलंब चतुर्भुज बनाया गया। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर रहता है। यहाँ पे ना CD है वह AB के समानांतर है। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर रहता है तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यदि देखिए सम्मुख भुजाओं का यहाँ पे यह इसके समानांतर है, यदि सम्मुख भुजाओं का ना दोनों युग्म समानांतर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए यह इसके समानांतर हो जाए और यह वाली भुजा इसके समानांतर हो जाए, तो इस प्रकार से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, वहीं आयत क्या रहेगा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक कोण के भी बारे में बता देगा कि 90 अंश हो गया, कोणों के बारे में चर्चा कर देगा आपको। ठीक है, आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज रहेगा, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर रहेगी। ठीक है, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर है। ठीक है, यह इसके और हम लोग को इसमें एक कोण दे देगा कि यहाँ पे एक 90 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ये आयत हो गया। और यहाँ पे आपको समचतुर्भुज दे दिए गए हैं। तो समचतुर्भुज आप किसको कहेंगे ना, ऐसा समांतर चतुर्भुज तो रहेगा, ये समांतर ही चतुर्भुज है, लेकिन ऐसा यह समानांतर चतुर्भुज है ना कि देखिए सम्मुख भुजाएं तो आपस में समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। साथ साथ भुजाओं के बारे में दे दिया गया कि ये सभी भुजा, प्रत्येक भुजा क्या बराबर है। मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे यह वाली भुजा, यह वाली भुजा, यह वाली भुजा सब 2-2 सेंटीमीटर है। और वहीं वर्ग क्या होता है, ये समांतर चतुर्भुज तो है, इसमें क्या है, सभी भुजाएं आपस में बराबर भी हैं। देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, सभी 2-2 सेंटीमीटर है चारों भुजाएं। ठीक है, और बस यहाँ पे एक कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, या फिर इस तरह समझ सकते हैं कि प्रत्येक कोण इसमें 90 अंश रहता है। ठीक है, और यहाँ पे पतंग के बारे में दे दिया गया है। पतंग क्या होता है, पतंग में इस प्रकार से ABCD आपको पतंग बनाया गया ना, तो इसमें AD भुजा किसके बराबर है, यहाँ पे इसके CD के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और साथ साथ AB किसके बराबर है, यहाँ पे CB के बराबर है। ठीक है, यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में, तो यही हो जाता है पतंग। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग को दे दिया गया है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे जो फिगर देखा पहला ना, वो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं AB और CD का एक युग्म समानांतर है, तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज हो गया। इसको सबको हमने समझा दिया आपको। ऐसा चतुर्भुज रहेगा जिसमें सम्मुख भुजाओं का ना दोनों युग्म समानांतर है। ठीक है, दोनों युग्म समानांतर रहेगा तो ये क्या कहलाएंगे, समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आकृति यहाँ पे दे दिए गए। चलिए इस आकृति हम लोग को जो दिया था, और आगे हम देते थे आयत। आयत में तो समांतर चतुर्भुज रहेगा, बस यहाँ पे कोणों की चर्चा कर देगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आकृति के समांतर चतुर्भुज यहाँ पे MNRS में एक कोण यम समकोण है, मतलब एक कोण की जानकारी दे देगा। एक 90 अंश हो गया तो सभी प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का एक आयत हो गया। ठीक है, अब आगे समांतर चतुर्भुज यहाँ पे जो आकृति दिया था DE,
DEFG की सभी भुजाएं बराबर है तो यह समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के बारे में मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज तो रहेगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, प्रत्येक भुजा देखिए सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे एक कोण की जानकारी दे देगा कि एक कोण भी 90 अंश का हो जाएगा तो आपका वह वर्ग बन जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, साथ साथ प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए, कोण की भी चर्चा कर देगा, कोण एक बराबर है तो आप कह देंगे कि वह वर्ग है। और यहाँ पे पतंग के बारे में दे दिया गया आपको, ठीक है। आकृति यहाँ पे इसी आकृति की बात किया है, पतंग की जानकारी दे दिया गया है कि यहाँ पे AD जो है यहाँ पे CD बराबर है, AD और यहाँ पे CD बराबर रहेगा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और इसमें AB जो है यहाँ पे CD के बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज बनेगा उसे पतंग आप कहेंगे, ठीक है। यह समानांतर चतुर्भुज नहीं होता है ना, अब यहाँ पे यह समानांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम लोग को दे दिया गया ना कि एक वर्ग एक आयत है, ठीक है। वर्ग में जाहिर सी बात है कि आयत की खासियत है, आयत में क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए और एक कोण 90 अंश होना चाहिए, तो यह वर्ग में होता है, ठीक है। एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वर्ग में क्या रहेगा, चारों भुजाएं तो जाहिर सी बात है बराबर रहेगा, समूह भुजाएं आपस में समानांतर भी रहेंगी। और आगे हम लोग को दे दिया गया है ना कि एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। समलंब में हम लोग जानते हैं समलंब क्या होता है, जिसमें हम लोग को पता रहता है कि ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए समूह भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो, ठीक है। तो वही समानांतर चतुर्भुज में दोनों हो जाता है, ठीक है। इसमें ना समूह भुजाओं का दोनों युग्म समानांतर रहता है, ठीक है, और समलंब में सिर्फ एक ही रहता है, तो है ना, तो एक समांतर चतुर्भुज समलंब में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन समलंब वाला इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। समलंब क्या है, ऐसा चतुर्भुज है जिसमें समूह भुजाओं का एक युग्म समानांतर है, इसमें दोनों युग्म समानांतर है, ठीक है। और पतंग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। और यहाँ पर दे दिया गया आगे कि समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक भुजाओं का युग्म समानांतर होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाओं का दोनों युग्म समानांतर रहता है, ठीक है। आगे दे दिया गया कि एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे कि यह दोनों खासियत इसमें नहीं मैच करेगा वर्ग में, ठीक है। वर्ग में देखिए यहाँ पर एक आयत में हम लोग को यह पता रहता है ना कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर रहती हैं, लेकिन वही वर्ग में क्या रहता है, यहाँ पे कोण की भी जानकारी रहता है कि एक कोण 90 अंश है, तो कोण तो इसमें भी जानकारी रहता है कि 90 अंश है, लेकिन यहाँ पे सम्मुख भुजाएं बराबर रहती है, इसमें सभी भुजाएं बराबर रहती हैं, ठीक है। इसलिए ना यहाँ पे एक वर्ग एक आयत के सभी गुण इसमें वर्ग में नहीं आ सकते, लेकिन वर्ग के सभी गुण इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक समचतुर्भुज में क्या था, ऐसा हम लोग को समांतर चतुर्भुज था जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर थी, तो चारों भुजाएं बराबर रहेंगी तो इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कोणों की जानकारी नहीं होता है, ठीक है। समचतुर्भुज में देखिए यहाँ पर बनाया गया है ना समचतुर्भुज, तो इसमें यहाँ पे कोणों की जानकारी नहीं रहता है, लेकिन इसे यहाँ पे वर्ग में क्या रहता है, कोणों की जानकारी रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यह है ना इसके बराबर नहीं हो सकता, मतलब समचतुर्भुज के सभी गुण इसमें वर्ग में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के गुण दे दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग को ना यहाँ पे प्रमेय दे दिया गया है, जो भी समांतर चतुर्भुज के गुण है उस यहाँ पर हम लोग को प्रमेय दे दिया गया है, प्रमेयों को हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यह हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए ये प्रमेय सिद्ध करने से पहले ना हम लोग जो भी अब तक पढ़ें, ठीक है, जो भी हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा उसको नोट कर लेते हैं कापी पर, फिर हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने चतुर्भुज के बारे में लिख दिया कि चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष और चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, और साथ साथ यदि विकर्ण खींचेंगे तो दो विकर्ण होता है इसमें, है ना। या फिर जो किताब में दिया था वो भी आप लिख सकते हैं ना कि चार बिंदु हम लोग के पास होने चाहिए और तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो, तो इस प्रकार से आप आकृति बनाएंगे बंद आकृति, तो क्या बनेगा आपका चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। देखिए जैसा इसमें किताब में दिया था कि चार भुजाओं में से तीन बिंदु संरेख न हो तो हमें चार भुजाओं वाली आकृति प्राप्त होती है। देखिए आकृति यहाँ पर दे दिया गया, यही इन दोनों आकृति की बात किया था, तो हमने इसको इसी प्रकार से लिख दिया, ठीक है। चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और देखिए इसमें ना आपको यहाँ पर चतुर्भुज, देखिए इसे जटिल चतुर्भुज कहते हैं। जब ना चतुर्भुज की जो भुजाएं हों एक दूसरे को ही प्रतिच्छेद कर देना तो इसे बोलते हैं जटिल चतुर्भुज, जटिल चतुर्भुज, ठीक है, इसे कहते हैं जटिल चतुर्भुज। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ जब यहाँ पर आपको ना कोई अंतःकोण ना 180 अंश से अधिक हो जाए, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी चार भुजाओं से बंद आकृति 1 2 3 4 चार भुजाएं तो है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं देख रहे हैं ये अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो गया, ठीक है। 180 अंश से अधिक हो गया तो इसे बोलते हैं अवतल चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम लिख देते हैं, यह है आपका अवतल चतुर्भुज, ठीक है। अवतल चतुर्भुज हमने यहाँ पे इसको क्यों लिखा, क्योंकि जो यहाँ पर यफ पर बन रहा है कोण ना, यफ पर, ठीक है, यफ पे अंतःकोण की हम बात कर रहे हैं,
यहाँ पे इस कोण को हमने बताया कि ये इस कोण की, इधर वाले कोण की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यह जो अंतःकोण बन रहा है इसका वैल्यू 180 अंश से अधिक है, ठीक है। 180 अंश से इसका वैल्यू अधिक हो गया, इसीलिए हमने क्या कहा कि यह अवतल चतुर्भुज है। तो हम लोग को अवतल चतुर्भुज के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना किसके है, सिर्फ यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कोण ले लेंगे, यहाँ पर किसी कोण की बात करेंगे सब 180 अंश से कम होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर यल पर बात करें या यम पर, यन पर या ओ पर, ठीक है। हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसे बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लिखना रहेगा तो लिख देते हैं यहाँ पर सभी कोणों का वैल्यू ना 180 अंश से कम ही रहेंगे सब। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया उत्तल चतुर्भुज। इन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर ना, जब यहाँ पर एक हम लोग का ऐसा चतुर्भुज रहेगा, चतुर्भुज की बात करेंगे तो अभी इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा चतुर्भुज जिसमें यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग को एक चतुर्भुज यहाँ पर बनाया गया है ना, तो इसमें यहाँ पे CD, देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि जो यहाँ पे देखिए यह वाली भुजा इस वाले भुजा के समानांतर है। यदि यहाँ पर हम लोग रेखा खींचेंगे ना तो लंबवत होगा, एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इसी कहेंगे समलंब। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कारण क्या है कि यहाँ पे CD जो है, CD रेखा है जो AB के क्या है, समानांतर है, AB के समानांतर ये है आपका, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है आपका, है ना। यदि दोनों भुजाएं यहाँ पे समानांतर हो जाती हैं, देखिए यह वाली भुजा इस वाले की, यहाँ PQ है, यहाँ पे SR के समानांतर है, और यहाँ पे जो QR है यहाँ पे PS के समानांतर, यह भुजाएं ये इसके समानांतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा समांतर चतुर्भुज, है ना। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पे जो PQ है, यहाँ पे PQ यह किसके समानांतर है, SR के समानांतर है, SR के समानांतर हो गया। और यहाँ पे इनको भी लिखते हैं, PS जो है, PS है वो किसके समानांतर है, QR के समानांतर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं QR। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या बनेगा हम लोग का समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण रहेंगे, ठीक है। इसमें समांतर चतुर्भुज का सभी गुण इसमें रहेगा। बस यहाँ पे एक कोण की बात कर दिया कि यहाँ पर यह 90 अंश है, ठीक है। जो कोण यम की जानकारी दे दिया कि यहाँ पर एक कोण को भी बता देगा तो सभी कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 90 अंश, ठीक है। यह समांतर चतुर्भुज ही है। और यहाँ पर बस यहाँ पे कोण की जानकारी दे दिया तो यहाँ पर ये हम लोग का क्या बन गया, यह आयत बन गया। चलिए आगे हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे समचतुर्भुज है हम लोग को, है ना। देखिए यह वाली भुजा यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है, और यहाँ पे यह वाली जो भुजा है इस वाले भुजा के समानांतर हो गया, और साथ साथ चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो इस प्रकार से क्या बनेगा आपका समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज लिख देते हैं, समचतुर्भुज। और यहाँ पे ऐसा समांतर चतुर्भुज रहेगा जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे यह भुजा इसके समानांतर तो रहेगा, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर रहेगी। साथ साथ चारों भुजाएं बराबर भी रहेंगी आपस में। और यहाँ पे एक कोण की जानकारी दे देगा कि यह 90 अंश है, तो यह क्या हो जाएगा, यह वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यह वर्ग हो गया हम लोग का। और यहाँ पर पतंग के बारे में दे दिया गया। पतंग क्या होता है, जिसमें यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे ABCD एक हम लोग को यहाँ पे चतुर्भुज है, चार भुजाओं से बंद आकृति है। इसमें ना AD वाली भुजा यहाँ पे AD और CD आपस में बराबर है, ठीक है। और AB और यहाँ पे CB यह दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। AB और यहाँ पे BC कह लें, ठीक है। यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ठीक है। यह दोनों आपस में, यह दोनों आपस में। तो इस प्रकार से बनी आकृति को चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, यह पतंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। और यह कोई समांतर चतुर्भुज है नहीं, ठीक है। यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है ना, देखिए यह भी समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर यह भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो लेकिन इनमें कुछ खासियत है। क्या खासियत है, देखिए अब इसको बोलेंगे, आयत को बोलेंगे ऐसा चतुर्भुज, बस ऐसा चतुर्भुज और एक कोण की जानकारी। आयत को किस तरह से डेफिनेशन देंगे, ऐसा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण इसमें रहेगा, ठीक है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण की बात कर देगा, एक कोण 90 अंश हो, इसको इस प्रकार से बने आकृति तो क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर है, यह वाली भुजा इस वाले भुजा के भी समानांतर है, बस एक कोण की जानकारी दे देगा 90 अंश, तो यह बन गया आपका आयत, ठीक है। और इसमें समचतुर्भुज में क्या रहेगा, ऐसा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज तो रहेगा ही, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, है ना। चारों भुजाओं को आपस में बराबर दे दिया तो ये आपका बन गया समचतुर्भुज। और वहीं वर्ग में क्या खासियत होता है ऐसा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, भुजाओं की भी जानकारी देगा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, साथ साथ एक कोण की जानकारी दे देगा कि ये किसमें 90 अंश है। और पतंग को तो बताया ही हमने, इसी प्रकार से आपका पतंग बनता है, ठीक है। यहाँ पे ABCD यदि ये पतंग है ना, ये पतंग है तो इसमें AD और यहाँ पे और AD और CD आपस में बराबर है, और AB यहाँ पे CB आपस में बराबर है। तो चलिए इस प्रकार से हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
360 अंश होता है, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। और इसको भी नोट कर लेंगे, चतुर्भुज का कोण योग गुण, मतलब चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ये इसको किस प्रकार से सिद्ध किया गया, यहाँ पर आपको किताब में भी दिया हुआ था। ठीक है, एक चतुर्भुज बनाया गया था और उसका यहाँ पे विकर्ण खींच दिया गया था। ठीक है, चतुर्भुज बनाकर विकर्ण खींच दिया गया था। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 300 मतलब 180 अंश होता है। 180 अंश में 180 अंश जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे सभी कोणों को योग करके यहाँ पे इस प्रकार से आपको 360 अंश दिखा दिया गया। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। और अब हम लोग आ जाते हैं प्रमेय पे। इस प्रमेय को हम लोग पहले नोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रमेय 8.1 हमने लिख दिया, किसी समांतर त्रिभुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। यह समांतर चतुर्भुज है। पहले में दे दिया गया है कि दोनों भुजाएं आपस में सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक विकर्ण को भी खींच लेते हैं। विकर्ण के ही बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, जानकारी हमें दे दिया गया है ना कि यहाँ पर यह इस त्रिभुज को, यहाँ पे इस त्रिभुज को है ना, यहाँ पे हमने समानांतर ABCD समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे AC एक विकर्ण खींच दिया। तो हमें दिखाना है ना कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यह वाला भी त्रिभुज, यह वाला भी त्रिभुज ABC और यहाँ पे ADC, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग को सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए, इसी को हम लोग सिद्ध करने वाले, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं उपपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए ABCD समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे AC जो है उसका विकर्ण है। ठीक है, तथा या और लिख देते हैं, और AC उसका विकर्ण है। ठीक है, और ABCD हम लोग का समांतर चतुर्भुज है ना, तो मतलब यहाँ पे AB वाली, इसमें AB और यहाँ पे CD समानांतर दिया हुआ है। हम लोग को दिया हुआ है ना कि AB समानांतर है किसके, CD के, ये हम लोग को दे दिया गया है। और क्या दे दिया गया है, AD जो है, AD भुजा में समानांतर दे दिया गया है BC के। ये हम लोग को इतना दे दिया गया कि पहले से ही समांतर चतुर्भुज है, ये वाली भुजा, यहाँ पे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर है, साथ साथ ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर है। यहाँ पे सम्मुख भुजाएं समानांतर है ना, AD और BC समानांतर है, और यहाँ पे AB और यहाँ पे CD आपस में समानांतर है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए, इन दोनों को हम लोग किस प्रकार सिद्ध करेंगे। देखिए, इसके लिए आपको यह ज्ञात होना चाहिए ना कि हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे जब भी दो समानांतर, हम लोग को पता चल जाता है कि दो समानांतर रेखाएं यदि उन्हें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है, तो इसमें कुल 3 बातें होती हैं, है ना। पहले तो संगत कोण बराबर हो जाता है। संगत कोण मतलब जो यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर, और यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यहाँ पर कोण इस वाले कोण के संगत कोण हो जाएगा, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण बराबर हो जाता है यदि दो समानांतर रेखाएं, यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दी तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं। साथ साथ एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो बन रहा है ना एकांतर अंतःकोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यह एकांतर अंतःकोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। साथ साथ एकांतर बाह्य कोण बराबर हो जाता है, यहाँ पर वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। और क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इतना सा कोण बना है इस वाले कोण के, इन दोनों कोणों का योगफल कितना, 180 अंश। एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण को भी जोड़ेंगे तभी 180 अंश होगा, तिर्यक रेखा के एक ओर अंत बाह्य कोण को भी जोड़ेंगे तभी। ठीक है, यहाँ पे इस कोण को भी और इस कोण को भी जोड़ दिया जाए तभी भी 180 अंश होगा। यहाँ पर इस कोण को भी और इस कोण को भी जोड़ दिया जाए, ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तभी 180 अंश। यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण है, इन दोनों कोणों का भी योगफल 180 अंश होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एकांतर अंतःकोण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे AB और यहाँ पे CD है ना, ABCD हो गया तो यह एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। ठीक है, तिर्यक रेखा हो जाएगा ना तो एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाला जो कोण बनेगा ना ये इस वाले कोण के आपस में बराबर हो जाएगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को एकांतर अंतःकोण कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पे AB और CD आपस में बराबर है ना, तो देखिए यह तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। जब इन दोनों को हम लोग लेंगे ना तो इन दोनों के लिए यह वाला कोण, इस वाले कोण और यह वाला कोण, यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए समानांतर रेखाएं इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे ये समानांतर रहेगा, यह समानांतर, और यदि इस प्रकार से तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दे तो यहाँ पर यह वाला कोण और यहाँ पे यह वाला कोण। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह समानांतर हो गया ना, यहाँ पे BC और AD, तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण यह वाला बनेगा और यहाँ पे यह वाला, तो यह वाला कोण और यहाँ पे यह वाला कोण यह आपस में बराबर हो जाएगा। अब जब यह समानांतर रहेगा तो यहाँ पे यह वाला कोण से, ठीक है, यह तिर्यक रेखा हो गया, तो यहाँ पे यह वाला कोण की बात कर रहे हैं
और इस वाले कोण के आपस में बराबर होगा इस वाले कोण के, ठीक है। अभी हम लोग ना एंगल और फिर साइड हो गया, फिर एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हम लोग दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा देंगे, सर्वांग सम कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ पे ए डी सी, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में चर्चा कर लेते हैं। ए डी सी एक ही त्रिभुज हो गया, ए डी सी तथा ए डी सी और ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों में हम दिखाते हैं यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर दे दिया गया हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए डी सी, पहले इस त्रिभुज का हम लोग लिखते हैं यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ठीक है। तो चलिए इसको किस प्रकार से नामकरण करेंगे, ए सी डी नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ए सी डी का मतलब यह वाला कोण, कोण ए सी डी, यह कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, इसका क्या नामकरण करें, चलिए बी ए सी नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इस कोण की कोण बी ए सी, यह कैसे बना, एकांतर अंत कोण से, एकांतर अंत कोण है ना। हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया एक था कि ए बी और यहाँ पे सी डी क्या है, समानांतर है, ये दोनों आपस में समानांतर था, ये एक तिर्यक रेखा बना, तो यहाँ पे एकांतर अंत कोण बराबर हो गया, ठीक है। ये हमने बराबर लिख दिया। और साथ साथ ना देखिए ए सी भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज में भी हो रहा है, ए सी भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी हो रहा है, ठीक है, बनने में। तो यहाँ पे ए सी बराबर ए सी, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ये हमने उभयनिष्ठ लिख दिया। चलिए और हम लोग लिख देते हैं इस कोण को तो हमने दिखा दिया, और साथ साथ यह वाले कोण का भी हम दिखा देते हैं कि इस वाले कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ए डी और यहाँ पे बी सी यह दोनों समानांतर है, तो यह एक जब तिर्यक रेखा हम लोग इस प्रकार से खींचेंगे ना, तो यहाँ पर यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, एकांतर अंत कोण बराबर होगा। तो चलिए इस कोण को हम लोग नामकरण कर देते हैं डी, या इस तरह सी ए डी ही नामकरण कर देते हैं, कोण सी ए डी। तो हमने इसको सी ए डी नामकरण कर दिया है ना। तो इस कोण को हम लोग को नामकरण करना है ना, देखिए यहाँ पर इस कोण को चलिए बी सी, चलिए यहाँ से ए सी बी ही नामकरण कर देते हैं, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, यह वाला कोण इस वाले कोण को हमने बराबर दिखा दिया। कारण यही रहेगा क्योंकि ए डी और बी सी क्या है, ए डी और यहाँ पे बी सी समानांतर है, तो यहाँ पे यह एकांतर अंत कोण यह वाला कोण बराबर हो गया। कारण यही है एकांतर अंत कोण। तो इसमें कौन सा सर्वांग समता का नियम लगेगा, देखिए यही हो जाएगा, यह बना एंगल, यह बना साइड, ठीक है, एंगल साइड, और यह बना एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे, ठीक है। तो अब नामकरण करना रहेगा, तो अब ध्यानपूर्वक करेंगे। तो सर्वांग सम हम दिखा देते हैं, नामकरण कर देते, एक का हम लोग नामकरण कर देते हैं, है ना, दूसरे में हम लोग ध्यान रखेंगे किस प्रकार से करना है। चलिए ए सी डी, इस त्रिभुज का नामकरण हम लोग ए सी डी हम नामकरण कर दिया। देखिए अब सर्वांग सम दिखाना है, तो अब ध्यानपूर्वक करेंगे। देखिए इस वाले कोण का ना, इस वाले कोण से हम लोगों ने चला और यहाँ पे दूसरे वाले कोण पे हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए सी से गए डी पे, तो इसका संगत कोण कौन सा है, इसका संगत कोण यहाँ पे, तो यहाँ से आप चलेंगे इस वाले कोण पे, फिर दूसरे वाले कोण पे, फिर यहाँ पे जाएंगे बी पे, तो यहाँ पे सी ए बी आपको नामकरण करना पड़ेगा। हम लोग सी ए बी नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज सी ए बी नामकरण हमने बताया किस प्रकार से किया, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था, तो हमने इस कोण से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। इस वाले कोण से गए दूसरे वाले कोण पर, फिर डी पर, तो यहाँ पे यह वाला का संगत कोण यह बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कोण से हम चले, फिर दूसरे वाले कोण पर, फिर यहाँ पे बी पे गए। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया। और यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग कौन सा सर्वांग समता का नियम लगा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण का एक विकर्ण लिखा है ना, एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तो सिद्ध करने को सिद्ध कर दिया। देखिए और क्या क्या खासियत होता है समांतर चतुर्भुज का, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया ना, तो और बहुत सारा खासियत इसका निकल कर आएगा। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ना, यह जब दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम दिखा दिया, तो देखिए यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो यहाँ पे संगत कोण से यह वाला कोण क्या हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमें इतना पता चला ना कि जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यह वाला कोण
इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग दिखा दिया ना, तो यहाँ पर हम लोग को यह भी पता चला ना कि दोनों भुजाएं तो समानांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, साथ साथ यह बराबर भी होता है। देखिए कैसे बराबर होता है, जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया हुआ है ना, दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम। तो यहाँ पे देखिए AC तो यहाँ पे AC के बराबर रहेगा, ठीक है। AC तो AC यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ था। और देखिए यहाँ पे CD को देखेंगे तो यह किसके बराबर, AB के। CD जो है यहाँ पे C और D, CD किसके, AB के बराबर। यह वाली दोनों समभुजाएं भुजाएं आपस में बराबर हैं। और जो यहाँ पर AD दिया हुआ है, पहला और लास्ट है AD, तो यहाँ पे BC के बराबर है, CB के, ठीक है। तो AD, तो AD यह है, BC यह है। सम्मुख भुजाएं भी इसमें आपस में बराबर रहती हैं, और सम्मुख भुजाएं का दोनों युग्म इसमें बराबर रहता है, ठीक है। यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर रहता है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि सम्मुख कोण बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के भी बराबर होता है। और एकांतर तो यह देखिए, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, तो मतलब यह भी पता चलेगा कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो पूरा कोण बन रहा है, यह पूरा कोण जो यहाँ पे A पर बन रहा है और यहाँ पे C पर, यह दोनों कोण भी आपस में, यह सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमेय यहाँ पे 8.1 को यहाँ पे समझ लिया कि हमने किस प्रकार से किया। यहाँ पे हमें दे दिया गया था कि समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पहले से दे दिया था कि समानांतर, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना दिया और AC हमने एक विकर्ण खींच दिया। हमें यही दिया था कि एक समांतर चतुर्भुज रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि विकर्ण खींच दिया जाए, एक विकर्ण खींच दिया जाए तो सीधे कीजिए कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इस तरह से एक विकर्ण खींच देंगे तो जाहिर सी बात है दो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना था। तो सर्वांग सम हमने दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे दोनों रेखाएं यहाँ पे समानांतर थी, तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए, यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे AB और यहाँ पे CD के लिए तिर्यक रेखा की तरह काम किया, तो यहाँ पे यह एकांतर कोण इस वाले कोण के बराबर, और जब यहाँ पर हमने BC और AD यह भी समानांतर था, तो यहाँ पे यह भी तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा इसको, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया, और जिस प्रकार से किया हमने आपको करके भी दिखाया, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए इसमें आप लोग को सिद्ध करके दिया हुआ भी है, ठीक है, आप इसमें से भी देख सकते हैं। आगे हम लोग को जो प्रमेय दे दिया गया है ना, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, तो सम्मुख भुजाएं जाहिर से बराबर होती है, ये तो हम लोगों ने अभी इसी प्रश्न में सिद्ध कर दिया, ठीक है। इसको अलग सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर भी फिर से इसको नोट करके उत्पत्ति लिख के और फिर इसको हम बस यहाँ पे प्रमेय को लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रमेय जो हम लोग को यहाँ पे 8.2 दे दिया गया है ना, यहाँ पर हम इसको नोट करते दिया। एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज मानकर यहाँ पे एक विकर्ण खींचा था ना, विकर्ण खींच के इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम जब हमने दिखाया था ना, तो यहाँ पर हमने सम्मुख भुजाओं को बराबर भी सिद्ध कर दिया था, है ना। हमने यहाँ पर बताया आपको कि CD जो होगा वो किसके बराबर, AB के बराबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो CD रहेगा, जो यहाँ CD है वो किसके, AB के बराबर, और यहाँ पे ये दूसरा वाला भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले और लास्ट को लेंगे तो AD किसके बराबर, यहाँ पे CB के बराबर, AD किसके बराबर, यहाँ पे CB के बराबर, है ना। संगत भुजा भी आपस में बराबर हो जाता है। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाते हैं, संगत कोण भी बराबर हो जाता है, यह वाला कोण इस वाले कोण का भी बराबर हो जाएगा, साथ साथ यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो इस प्रकार से तो पहले ही प्रमेय में हम लोग का प्रमेय यहाँ पे 8.2 भी हम लोग का इसी में सिद्ध हो गया। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। आगे हम लोग को ना यहाँ पे प्रमेय 8.3 दिया हुआ है ना, कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। हम लोग को दे दिया गया है ना कि एक चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पे सम्मुख भुजाएं यहाँ पास में हम लोग को बराबर दे दिया गया है, और हम लोग को सिद्ध करना है कि यहाँ पर हमें यही सिद्ध करना है कि जैसे कि AB क्या है, यहाँ पे CD के समानांतर है, और यहाँ पे AD किसके समानांतर है, यहाँ पे BC के समानांतर है। चलिए तो इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। चलिए तो प्रमेय हमने लिख दिया 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग को दे दिया गया एक चतुर्भुज दे दिया गया है, ABCD हम नामकरण कर दिया है। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, साथ साथ यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इतना हम लोग को पता है। तो यहाँ पर हम लोग को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम लोग को AB को यहाँ पे CD के समानांतर बताना होगा, और AD को यहाँ पे BC के समानांतर, दोनों हम लोग समानांतर दिखा देंगे तो हम लोग कह देंगे ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हम लोग लिख देते हैं हम लोग ABCD एक चतुर्भुज है, और जिसमें हम लोग लिख देते हैं, जिसमें
और यहाँ पर हम लोग ना विकर्ण को खींच लेते हैं, विकर्ण की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे AC विकर्ण को हमने खींच लिया। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC है, जिसमें AC एक विकर्ण है, हटा देते हैं इसको, AC एक विकर्ण है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब दोनों त्रिभुजों को हम लोग ना सर्वांग सम दिखा देंगे, ठीक है। सर्वांग सम दिखा के एकांतर अंतःकोण हम लोग बराबर दिखाएंगे, तभी हम लोग बता पाएंगे कि यहाँ पे AB और यहाँ पे CD क्या है, समांतर है, और यह वाली भुजा इसके समानांतर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए, और हमें दे दिया गया है ना कि क्या दिया हुआ है ना कि AB इस प्रकार से है ना कि AB जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ पे CD के बराबर दे दिया गया है, ये हमें दे दिया गया है। तथा और हम लोग को कुछ दिया गया है, इसको हमें दे दिया गया है कि AD समूह भुजाएं बराबर बताया गया है, ठीक है। तो AD क्या है, यह किसके बराबर है, यहाँ पे BC के। AB जो है यहाँ पे CD के बराबर है, और AD जो है यहाँ पे BC के बराबर है। तो यही हमने लिख दिया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ना इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम दिखाना चाहते हैं। किस प्रकार से दिखा पाएंगे, ये देखिए यह वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, यह वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। और यह वाला AC का उभयनिष्ठ है। AC क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे। सर्वांग सम दिखा देंगे तो यहाँ पे इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जब एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं तो भुजाएं आपस में समानांतर भी हो जाते हैं, है ना। यह नियम दोनों तरफ से चलता है, ठीक है। यदि रेखाएं आपस में पहले से ही समानांतर हम लोग को दे दे तो एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं। यदि एकांतर अंतःकोण बराबर हो गए तो भुजाएं आपस में समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो बस यही हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में चर्चा कर लेते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज यहाँ पे ADC तथा किसमें, यहाँ पे ABC त्रिभुज में, तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे AD बराबर, यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है AD किसके बराबर है, यहाँ पे BC के बराबर। ये हम लोग को पहले ही दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। यह हम लोग को यह दे दिया गया है। चलिए, और यहाँ पे यह ना हम लोग को AB और यहाँ पे CD लिख देते हैं। CD जो है वो AB के बराबर, ये अभी हम लोग को दे दिया गया है। और AC उभयनिष्ठ है, AC बराबर यहाँ पे AC, यह उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं। चलिए, ये हम लोग को दिया ही है, ये भी आपको दिया ही था। चलिए, तो यहाँ पर लगेगा साइड 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 सर्वांग समता लगेगा, साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो नामकरण आप जिस प्रकार से इच्छा करें कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे एक को आप कर दीजिए। चलिए ABC हम नामकरण कर देते हैं ना, चलिए ABC नामकरण कर देते हैं। त्रिभुज ABC हमने तीनों यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में ना हमने दिखा दिया कि तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए एक का नामकरण हमने कर लिया, तो इसको भी नामकरण करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे, ध्यान देते हुए, ठीक है। देखिए A से गए B पे, B से जाना है C पर, मतलब यहाँ पे इस वाली भुजा के संगत भुजा यह बराबर है ना। फिर यहाँ पे देखिए इस भुजा के बाद आप इस भुजा पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप इस भुजा पर रहेंगे, फिर इस वाली भुजा पे जाएंगे, क्योंकि यह वाला आपस में बराबर, यह वाला आपस में। तो यहाँ से A से गए B पे, B से जा रहे हैं यहाँ पे C पे ना, तो इस वाले त्रिभुज में कैसे जाएंगे, यहाँ पे C से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले भुजा के बाद ना यहाँ पे इस वाले भुजा के आप बराबर जा रहे हैं, तो यहाँ पे यह इसके बराबर है। तो यहाँ पर भी आप पहले इस वाला यह इसके बराबर था, ठीक है। तो आप यहाँ CDA इसका नामकरण करेंगे, त्रिभुज CDA, C त्रिभुज रहेगा CDA। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग साइड 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 सर्वांग समता से। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया, ठीक है। अब सर्वांग सम दिखाने के बाद हम लोग दिखा देते हैं, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह वाला इस वाले का ना, देखिए यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। यह वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, और यह वाली भुजा तो उभयनिष्ठ था दोनों में, ठीक है। देखिए यह वाला का कोण यह वाला बनेगा, है ना, यही ना संगत कोण बनेगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और यहाँ पे इससे जो जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यह वाली भुजा इससे यहीं AC से यहीं पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। इन दोनों कोणों को लिख लेते हैं, ठीक है। नामकरण हम लोग करते हैं ACD कोण ACD बराबर कोण। देखिए A से गए C से जा रहे हैं आप D पे, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में कैसे आएंगे, CAB नामकरण करेंगे, कोण CAB। यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, कैसे, CPCT।
जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उनके संगत कोणों और संगत भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए CPCD का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह वाला दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक है, यह वाला कोण और हमने इस कोण के बराबर बताया, तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग लिख देते हैं चूंकि एकांतर अंत कोण बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह समानांतर हो जाएगा। यह वाला कोण एकांतर अंत कोण बनेगा किसके लिए, AB और CD के लिए। तो यहाँ पे AB समानांतर किसके हो जाएगा, CD के हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर दिखा देते हैं कि यहाँ पर यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग इस कोण को नामकरण करते हैं DAC नामकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण DAC बराबर, देखिए यह किस कोण के होगा, यहाँ से D से आए A पे, A से जा रहे हैं C पे, तो यहाँ पे इसकी संगत भुजा है, तो B से जाएंगे C पे, C से जाएंगे A पे, BCA कोण BCA, यह भी CPCD संगत कोण यह भी आपस में बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ पर जब इन दोनों कोणों को हमने बराबर दिखा दिया कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो यहाँ पे यह तिर्यक रेखा है ना, यह तिर्यक रेखा की तरह AC काम कर रहा है ना। इस भुजा इसके लिए भी AB और यहाँ पे CD के लिए भी तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे BC और यहाँ पे AD के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोण को और इस कोण को हमने बराबर दिखा दिया, तो हम लोग लिख देते हैं AD और क्या है, BC समानांतर है। AD, तो पहले हम लोग यहाँ पे यह लिख दें। ठीक है, एक बार लिख देते हैं इसको, इस बात को भी, चूँकि एकांतर अंत कोण बराबर है, इसलिए AD समानांतर हो जाएगा BC के। तो यही हम लोग को सिद्ध भी करना था। यहाँ पर दोनों को हमने समानांतर दिखा दिया, सम्मुख जो भुजाएं बराबर थी ना, वे आपस में समानांतर भी थी, यही हम लोग को दिखाना था। जो भुजाएं बराबर थी उसको हमने समानांतर भी दिखा दिया। और यहाँ पे लिख देते हैं अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमने किस प्रकार से आपको सिद्ध करके दिखाया, हमें इतना दिया था ना जानकारी कि यहाँ पे यदि एक चतुर्भुज है जिसके यहाँ पे सम्मुख भुजाएं हमें दे दिया गया था कि बराबर है। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया था, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया था, है ना। तो हमने एक AC विकर्ण खींच लिया और हमने दिखा दिया साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और AC का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनने में हो रहा था और AC का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनने में हो रहा था। तो साइड सर्वांग समता से इस दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया, और यहाँ पर हमने संगत कोण इनके बराबर हो जाएंगे सर्वांग सम है। तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हुआ। तो जब यहाँ पे यह वाला कोण यह इस कोण के बराबर हुआ ना, तो यह इसके एकांतर अंत कोण के बराबर हो गया। एकांतर अंत कोण बराबर है, इसलिए AB और यहाँ पे CD समानांतर हो गया। और जब यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के हमने बराबर दिखाया, तो यह भी एकांतर अंत कोण है यहाँ पे AD और यहाँ पे BC के लिए। ठीक है, एकांतर अंत कोण बराबर है, तो AD और यहाँ पे BC भी समानांतर हो गया। इस प्रकार से चतुर्भुज के हमने ना सम्मुख भुजाओं को जो बराबर थी उन्हें हमने समानांतर भी दिखा दिया। ठीक है, इसको इसके समानांतर दिखा दिया, इसको इसके समानांतर दिखा दिया, तो हमने लिख दिया कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हमने प्रमेय 8.3 को भी सिद्ध कर लिया। चलिए आ जाते हैं अगली प्रमेय पे। आगे हमें लोगों को प्रमेय दे दिया गया है ना, प्रमेय 8.4, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने पहला सिद्ध किया था ना, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को जब सर्वांगसम दिखाया था, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया था। ठीक है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, हमें पता था कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और यहाँ पर जो कोण बना था इनको इस कोण के बराबर। तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, इन दोनों कोणों का योगफल इन दोनों कोण के बराबर हो जाएगा, और कोण B और कोण D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले ही प्रश्न से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग सिर्फ नोट कर लेते हैं, इस वाले प्रमेय को, प्रमेय 8.4 को हम लोग लिख देते हैं। प्रमेय 8.4, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगली प्रमेय पे। आगे वाला प्रमेय हमें दे दिया गया है ना, प्रमेय 8.5, ये हमें दे दिया गया है ना कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो
हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। हम लोग को इसमें सिर्फ ये जानकारी दे दिया गया है ना कि सम्मुख जो कोण है वो आपस में बराबर है, ठीक है। एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समांतर चतुर्भुज वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रमेय 8.5 को नोट करते हैं। तो प्रमेय 8.5 हमने लिख दिया कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब यह वाला कोण हमें पता है कि इस वाले कोण के बराबर है, और यहाँ पे यह जो कोण बन रहा है इस वाले कोण के आपस में हम लोग को बराबर दे दिया गया है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं ABCD एक रहेगा, चतुर्भुज है जिसमें हम लोग को ना यहाँ पे कोण A और कोण C आपस में बराबर दे दिया गया है। कोण A बराबर कोण C दे दिया गया है। और चलिए इन दोनों को बराबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोण A और C दोनों बराबर था, हमने x मान लिया है ना। और कोण जो B पर बन रहा है वो D के बराबर है। कोण B बराबर यहाँ पे कोण D दे दिया गया हम लोग को। चलिए इसको हम लोग y मान लेते हैं, है ना। अब चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल हम लोग जानते हैं कि 360 अंश होता है। तो चलिए चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तब क्या हो जाएगा, इन चारों कोणों को हम लोग जोड़ते हैं। कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर यहाँ पे 360 अंश हो गया। अब चलिए इसको और हल करते हैं। कोण A के स्थान पर x रखना है हम लोग को, और कोण C के स्थान पर भी x रखना है, ठीक है। तो चलिए ये x हो जाएगा, और B के स्थान पर y रखना है, और यहाँ पे C के स्थान पर x ही रखना है हम लोग को, और D के स्थान पर हम लोग को y रखना है ना। क्योंकि कोण B और यहाँ पे कोण D दोनों आपस में बराबर था, बराबर हमने y मान लिया है, ठीक है। और कोण A और कोण C बराबर था, दोनों को हमने x मान लिया, बराबर यहाँ पे 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 2y हो जाएगा। y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, ठीक है। 2y बराबर यहाँ पे 360 अंश। दोनों में से उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ x प्लस y बचेगा, बराबर 360 अंश। चलिए 2 गुणा में बराबर को उधर भेजते हैं, भागा में चला जाएगा। x प्लस वाई बराबर 360 अंश बटा 2। तो कोण x प्लस वाई हम लोग को मिला, ये कितना मिला, यहाँ पे 360 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 36 का आधा ही हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को 180 अंश मिला। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको x माना था ना, तो यह माना था x हमने, ठीक है। कोण को और यहाँ पे c को, यह हम लोग को x माना था, और इसको इन दोनों को हमने y माना था, क्योंकि दोनों हम लोग को बराबर दे दिया गया, तो y मान लिया। अब देखिए x प्लस वाई हमने कितना 180 अंश ज्ञात कर लिया, ठीक है। देखिए जब भी दो रेखाओं को ना इस प्रकार से हम दो रेखा बना देते हैं, और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से हम खींच देते हैं, ठीक है। एक तिर्यक रेखा हो गया, तो हम लोग देखिए किसी भी यहाँ पे दो रेखाओं को समानांतर दिखाने के लिए ना हम लोग 3 बातों को ध्यान में रखते हैं कि या तो हम लोग संगत कोण को बराबर दिखा दें, तब हम लोग कह देते हैं दोनों रेखाएं समानांतर हैं। दूसरा में हम लोग एकांतर अंतःकोण दिखा देते हैं, एकांतर कोण सिर्फ लिख देते हैं, एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर अंतःकोण की भी बात हो सकती है, एकांतर बाह्य कोण की भी बात हो सकती है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। तीसरा हम लोग जानते हैं कि तिर्यक रेखा के लिख देते हैं यहाँ पे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि हम लोग यह दिखा दें, ठीक है, 3 बातें दिखा सकते हैं, संगत कोण बराबर या एकांतर कोण बराबर दिखा दीजिए, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश दिखा दीजिए, तब आप कह देंगे कि दोनों रेखाएं आपस में समानांतर। देखिए यही तिर्यक रेखा की बात हो रहा है, एक ही ओर अंतःकोणों की, या तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, इन दोनों का योगफल 180 अंश आ गया ना, दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो जाएंगी यहाँ पे, या फिर इसको और इसको, ठीक है। इन दोनों कोणों को भी आप दिखा देंगे, यहाँ पर यह कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश है, तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 अंश है ना। या फिर इसको हम लोग कोण बी और कोण सी भी लिख सकते हैं ना, कोण बी प्लस सी का योगफल 180 अंश है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी डी, यह दोनों समानांतर हो जाएगा। और यहाँ पर भी तो ये भी तो एक्स वाई है, ठीक है, इन दोनों का भी योगफल 180 अंश हो जाएगा, तो ए डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी के समानांतर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं
कोण, चलिए यहाँ पर एक्स वाई करके लिखा है ना, तो चलिए हम लोग इन दोनों को यदि हम लोग को समानांतर दिखाना है, ए बी यहाँ पे ए डी और यहाँ पे बी सी को, तो हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई के स्थान पर क्या रखते हैं, कोण ए और यहाँ पे बी रख देते हैं। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे ए डी समानांतर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एक बार, जब तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर रहेगा, समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको भी दिखा दिया, ए डी को यहाँ पे बी सी के समानांतर दिखा दिया, और इसी प्रकार हम लोग लिख देते हैं दूसरे वाले को भी, इसी प्रकार से हम दूसरे को भी दिखा देते हैं। यहाँ पे इसका हमने कोण ए और कोण बी को जोड़ा था, चलिए इसमें हम लोग जोड़ देते हैं कोण बी और सी को जोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों का भी योगफल 180 अंश होगा, या तो इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कोण बी और सी को ले लेते हैं हम लोग, है ना। कोण बी धन कोण सी बराबर, यह भी हो जाएगा 180 अंश। तब यहाँ पर इस बार ना देखिए, जब कोण बी और सी को ले लेंगे तो यह तिर्यक रेखा के ओर बने अंतः कोणों का योगफल है 180 अंश ना, तो अब ना ए बी और यहाँ पे सी डी समानांतर हो जाएगा, ए बी, तब ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमने इसको किस प्रकार से सिद्ध किया, देखिए हम लोग को दे दिया गया था कि सम्मुख कोण आपस में बराबर है। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण बराबर है, इसे हम लोग को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, यदि हम लोग दिखा दें संगत कोण बराबर है, एकांतर अंतःकोण या एकांतर बाह्य कोण बराबर है, और या तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लिया, और यहाँ पर हमने बता दिया कि कोण यहाँ पे जो यहाँ पर कोण बन रहा है, कोण ए पर और सी पर यह दोनों कोण बराबर है, बराबर हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और कोण बी और यहाँ पे कोण डी पर यह दोनों कोण आपस में बराबर है, दोनों को हमने वाई मान लिया। ठीक है, अब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, चारों कोणों को जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह तो ए के स्थान पर कोण ए और कोण सी के स्थान पर एक्स हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ए और सी के स्थान पर एक्स और बी और डी के स्थान पर वाई, और इनको जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद यहाँ पे दो एक्स दो वाई हो गया, अब दो उभयनिष्ठ करके यहाँ भागा भेज दिया, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को 180 अंश मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई के स्थान पर आप जिसको हमें जो भी आवश्यकता था उसको हमने ले लिया। एक बार हमने यहाँ पे एक्स और वाई के स्थान पर कोण ए और कोण यहाँ पे बी ले लिया। ठीक है, और एक बार इसको हमने ले लिया, कोण सी और डी को ले लिया। तो इस प्रकार से हमने दिखा दिया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है, तो हमने ए डी और बी सी को भी समानांतर दिखा दिया, और यहाँ पे कोण बी प्लस सी का भी योगफल 180 अंश होगा, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी डी को भी हमने समानांतर दिखा दिया। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए आ जाते हैं अगली प्रमेय पे। आगे हमें प्रमेय दे दिया गया है ना, 8.6 दे दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पहले ही हो, यदि यहाँ पर उसके दोनों विकर्ण खींचे जाए ना, तो एक दूसरे को हम लोग को बराबर दिखाना है कि दोनों बराबर होता है। इसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज खींच लिया, तो हम लोगों को यह दिखाना है ना कि एक दूसरे का हमने ए सी विकर्ण खींच दिया, यहाँ पे डी बी विकर्ण भी खींच दिया, तो यह वाला और यह वाला आपस में बराबर है, यह वाला और यह वाला आपस में बराबर है, ओ बी और ओ डी आपस में बराबर है, ओ ए और यहाँ पे ओ सी आपस में बराबर है। ठीक है, इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, उपपत्ति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पे ए सी कामा बी डी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण है। ठीक है, और ए सी कामा बी डी दोनों विकर्ण है, हम लोग लिख देते हैं दोनों विकर्ण है। तो इस पर देखिए इन दोनों को आप बराबर दिखाने के लिए ना ओ सी और यहाँ पे
देखिए OC और OA को आपको बराबर दिखाना है, OB और यहाँ पे OD को आपको बराबर दिखाना है। तो इस प्रकार से ना या तो इस इन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांग समसिद्ध कर दीजिए, या इसको और इसको सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। सर्वांग समसिद्ध कर देंगे इन दोनों त्रिभुजों को, तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, यह वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि जब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना तो इनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। देखिए तो हम लोग चलिए इसी और इसी इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को पहले ही पता है कि AD जो है यहाँ पे BC के समानांतर है, और जो यहाँ पे AB है ये यहाँ पे CD के समानांतर है, क्योंकि पहले समांतर चतुर्भुज हमें दे दिया गया है। तो देखिए यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर अंतःकोण। यहाँ पे AD और यहाँ पे BC समानांतर है, तो यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यह वाला कोण जो बन रहा है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यह भी एकांतर अंतःकोण होगा। यहाँ पे AD और यहाँ पे BC समांतर है, तो यहाँ पे एक रेखा इस तरह से खींची जा रही है ना, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जब आगे प्रमेय में हम लोगों ने सिद्ध किया ना कि यहाँ पे जो भी समांतर चतुर्भुज रहता है उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसलिए प्रमेय में हम लोगों ने यह भी सिद्ध किया कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी रहती है, बराबर और समानांतर रहती है ना। यह हमने सिद्ध भी कर दिया है कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के आपस में बराबर है। तो एंगल सर्वांग समता से हम लोग दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम दिखा देंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करें ना, तो देखिए यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ यह वाला जो यहाँ पे कोण बन रहा है ना, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन एंगल से आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम नहीं दिखा सकते हैं ना। एंगल जब आप दिखाने लगेंगे तेनों ना, तो आपको दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यदि हो सकता है कि इस प्रकार से आपका त्रिभुज हो, एक बड़ा भी त्रिभुज हो, ठीक है, जिसमें यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह समरूप बनेगा, है ना, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम के लिए हम लोग को एक साइड दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इसके बारे में जरूर कह सकते हैं कि ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल और यह वाला एंगल और यहाँ पे बीच में इनका साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को AB इसमें ना इस चतुर्भुज में AB समानांतर है यहाँ पे CD के, यह समानांतर है, और AD समानांतर है। AD किसके समानांतर है? BC के समानांतर है, BC के, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में चर्चा कर लेते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुजों हम लोग फिलहाल में चर्चा कर लेते हैं, और जब सर्वांगसम दिखाएंगे तो यहाँ पे संगत भुजाओं का ध्यान देते हुए नामकरण करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग यह वाला कोण और इस वाले कोण के हम आपस में बराबर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं OAD, नामकरण कर देते हैं कोण OAD, नामकरण कर दिया हमने। O से A और OAD नामकरण कर, यह वाला कोण तो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह इसके समानांतर है, AD और BC समानांतर है, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के, क्योंकि यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा AC। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर अंतःकोण, तो इस यहाँ पे ना OCB, इसको हम नामकरण करते हैं OCB, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। हम लोग लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण, क्योंकि यहाँ पर AD जो है BC के आपस में समानांतर है, तो यह वाला कोण इस वाले कोण को दिखा दिया। ठीक है, और साथ साथ AD को हम लोग यहाँ पे BC के बराबर दिखाते हैं। AD बराबर यहाँ पे BC, ये हम लोगों ने पहले हम लोगों ने सिद्ध कर दिया हुआ है ना कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं रहेगा बराबर होती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा कि यहाँ पे AD और यहाँ पे BC भी आपस में बराबर है। अब यहाँ पे इस कोण को दिखा दिया बराबर, यह वाली भुजा दिखा देगा, इस वाले कोण की अब चर्चा करते हैं, इस वाले कोण को बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, ODA कोण ODA बराबर यहाँ पे कोण इस वाले अब कोण को दिखा देते हैं ना, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो OBC, तो यहाँ पर लगा एंगल और फिर साइड, फिर एंगल सर्वांग समता लग रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों का अब नामकरण करेंगे, तो ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको नामकरण करते हैं, तो इस प्रकार से नामकरण कर देते हैं AOD नामकरण कर देते हैं त्रिभुज AOD,
सर्वांग सम का अब ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक है। एक नामकरण कर दिया ना, दूसरे में ध्यान करेंगे। तो यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इस कोण से जा रहे हैं आप ओ पे, तो यहाँ पे इस कोण से भी जाएंगे आप ओ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी पर गए तो यह वाला किसके इसके बराबर था ना, तो यहाँ पे देखिए ए ओ डी गए तो यहाँ पे सी ओ बी जाएंगे, त्रिभुज सी ओ बी, और लिख देते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक है, यही है। और हमने दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम दिखा दिया। देखिए तो यहाँ पे संगत भुजाओं को आपस में हम लोग बराबर दिखा देते हैं ना, हम लोग को देखिए यही दिखाना है कि ए ओ और यहाँ पे ओ सी को बराबर दिखाना है। तो देखिए ए ओ इन दोनों को लीजिए, यहाँ पे ए ओ और यहाँ पे सी ओ आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, यह बराबर हो गया। और हम इसको दिखा देंगे, यहाँ पे ओ डी को दिखाना है ना, तो ओ डी कौन है, दूसरा पहले और दूसरा को लेना है, ओ डी किसके ओ बी की हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई भी समांतर चतुर्भुज रहेगा, यदि उसके आप विकर्ण खींचिए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, समद्विभाजित करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे, ए ओ बराबर यहाँ पे सी ओ हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग संगत भुजाओं से लिख लेते हैं, ए ओ किसके यहाँ पे सी ओ के बराबर लिख देते हैं, ए ओ बराबर या सी ओ हो जाएगा। तथा इसको भी हम लोग लिख लेते हैं दोनों को, ठीक है। यहाँ पे इसको बी ओ को दिखाना है ना, तो यहाँ पे बी ओ किसके ओ डी के बराबर। देखिए यहाँ पे ओ डी किसके बराबर है, ओ बी के, तो हम लोग लिख देते हैं ओ डी बराबर यहाँ पे ओ बी लिख दिया। यहाँ पे सी पी सी टी लिख देते हैं, सी पी सी टी। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों संगत भुजाएं हैं, ठीक है, लिखना रहेगा तो लिख देंगे ये दोनों संगत भुजाएं हैं। अतः हम लोग यहाँ पे दिखा दिए ना, हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में हमने दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया हमने। यहाँ पे ओ बी को यहाँ पे ओ डी के बराबर सिद्ध कर दिया, और यहाँ पे ओ ए को ओ सी के बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है। इसको बराबर इसको बराबर हमने सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं अब कि यहाँ पर जो भी समांतर चतुर्भुज रहेगा, यदि आपने उसको विकर्ण खींच दिया तो उसको क्या करेगा, विकर्ण को जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है ना, तो एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांट देंगे। यह वाला जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ना 4 सेंटीमीटर रहता तो 2 सेंटीमीटर यह हो जाता, 2 सेंटीमीटर यह हो जाता। यदि मान लेते ये 6 सेंटीमीटर रहता तो 3 सेंटीमीटर यह हो जाता, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाता। तो इस प्रकार से हो गया, दो बराबर भागों में विकर्ण बट गया। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का यह वाला प्रमेय सिद्ध हो चुका। चलिए आ जाते हैं प्रमेय यहाँ पे 8.7 पे। यह हमें दे देगा प्रमेय ना, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, मतलब दो बराबर भागों में बांटे, यदि विकर्ण खींच देना तो दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए इसी प्रकार से हमने नोट भी कर लिया, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ए बी सी डी चतुर्भुज खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी और यहाँ पे बी डी विकर्ण को भी खींच दिया ना, तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे दिया गया है, और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के आपस में हम लोग को बराबर दे दिया गया है। तो इतना हमें दे दिया गया, और हम लोग को यहाँ पे ए डी और यहाँ पे बी सी को समांतर दिखाना होगा, और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी डी को समांतर दिखाना होगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तथा ए सी कामा बी डी उसके विकर्ण है, चतुर्भुज के विकर्ण है। और हम लोग को इसमें क्या दे दिया गया है ना, कि एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं। पहले हम लोग को इसमें दे दिया गया समविभाजित कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओ बी बराबर ओ डी दे दिया गया है, ओ बी बराबर ओ डी ये हम लोग को दे दिया गया है। ओ बी और ओ डी आपस में बराबर है, और ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है, कामा ओ ए बराबर यहाँ पे ओ सी है। इतना हम लोग को दे देगा। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम लोग सर्वांगसम, जब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देंगे ना, तो देखिए संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम किस प्रकार दिखाएंगे, देखिए यह हो गया साइड, और यहाँ पे यह वाला जो एंगल बनेगा, यह वाला ना, यह वाला हम लोग फिलहाल में इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब दो त्रिभुज मतलब दो भुजाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी की बात करते हैं तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है, यह वाला कोण इस वाले कोण के, ठीक है। फिलहाल में इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और यह बना साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से हम लोग कहते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम हो जाएंगे तो देखिए इनके संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डी क्या हो जाएगा,
BC के समानांतर हो जाएगा। तो बस, और इसी प्रकार इसमें लिख देंगे, है ना, कि इसमें भी यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो यह AB क्या हो जाता है, यहाँ पे CD के समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, चर्चा करते हैं इसमें। AOD तथा BOC में, तथा त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना, OA बराबर यहाँ पे OC, यह हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, कि पहले से हम विभाजित कर रहे हैं। OA बराबर, और यहाँ पे इस कोण की हम चर्चा करते हैं, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर AOD नामकरण कर देते हैं। कोण AOD बराबर कोण BOC हो जाएगा, यह वाला कोण। यह हम लोग लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हमने AO को लिख दिया है ना, तो अब OD बराबर OB लिख देते हैं। OD बराबर OB हो जाएगा, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। चलिए, तो अब यह हो गया आपका, यह साइड हो गया, यहाँ पर यह एंगल, और यहाँ पर भी ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग कह दे रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, तो अब नामकरण ध्यानपूर्वक कर लेंगे। चलिए, AOD नामकरण करते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा। यहाँ पर सर्वांग सम देखिए, तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो यहाँ से A से जा रहे हैं O पर, फिर इस भुजा पर, तो यहाँ पर भी C से जाएंगे O पे, फिर जाएंगे B पे। ठीक है, त्रिभुज COB, दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को जब हम सर्वांग सम सिद्ध कर दिए ना, तो देखिए संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, साथ साथ यह वाली भुजा इस वाली भुजा के भी बराबर हो गया। ठीक है, यह वाली भुजा भी आपस में बराबर, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, देखिए AD है ना, तो देखिए A पहला और लास्ट को हमको लेना है, तो CB के बराबर हो जाएगा। CB के बराबर हम लोग लिख देते हैं, यह हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि यह साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हमने सिद्ध कर दिया। साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ही हमने यह सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AD बराबर, या AD बराबर यहाँ पे हो जाएगा CB के, और यहाँ पे यह हमने भुजा को भी बराबर बता दिया कि AD और यहाँ पे BC, ठीक है, यह आपस में बराबर है, या CB ही लिख दिया, यह आपस में बराबर है। एक कोण को हम लोग लिख देते हैं, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि देखिए यह वाले संगत भुजा यह है और यह वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे यह वाला कोण, चलिए इसका हम लोग ODA नामकरण कर देते हैं। ठीक है, या ADO किसी प्रकार नामकरण कर दें, ODA नामकरण कर देते हैं। कोण ODA, यह किस कोण के बराबर होगा, ODA, तो यहाँ पे OBC के, कोण OBC, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CPCT से। जब दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया, तो यहाँ पे संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई। तो ये वाला हमने AD और यहाँ पे CB को आपस में बराबर दिखा दिया, और एक कोण आपस में हमने बराबर दिखा दिया, ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं एकांतर, यह है जो कि इसके लिए एकांतर अंतः कोण होगा, है ना। जब यहाँ पे हम AD और यहाँ पे BC की बात करेंगे ना, तो इसके लिए एकांतर अंतः कोण का बात करेगा। जब एकांतर अंतः कोण बराबर, तो यहाँ पे AD और BC क्या है, समानांतर हो जाएगा। एकांतर ये अंतः कोण, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, AD समानांतर हो जाएगा BC के। ठीक है, समानांतर का चिन्ह रहेगा, ये AD समानांतर हो जाएगा BC के। और देखिए इसी प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, दूसरे वाले में भी हो जाएगा इसी प्रकार। एक को हमने सिद्ध कर दिया ना, दूसरे को हम लोग इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार यह भी हो जाता है। यदि हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में चर्चा किए होते हैं, तो देखिए यहाँ पर यह वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, यह वाला यहाँ पर यह एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। तो ठीक है, तो यहाँ पे साइड फिर एंगल फिर साइड फिर एंगल फिर साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। तो संगत कोण यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है, साथ साथ संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती। तो यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के हम लोग बराबर सिद्ध कर देते हैं ना, तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाता है। एकांतर अंतः कोण बराबर, तो यहाँ पे AB और यहाँ पे CD क्या हो गया, समानांतर हो जाता है। ठीक है, समानांतर भी हो गया, साथ साथ बराबर भी होता है, ये बराबर भी हो जाते हैं और साथ साथ समानांतर भी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग लिख देते हैं AB और समानांतर हो जाएगा CD के, AB और CD भी आपस में समानांतर हो जाएंगे। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, तो इस प्रकार से यह प्रमेय हम लोग का सिद्ध हो गया, 8.7 सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग।
आगे हम लोग को यहाँ पे प्रश्नावली दे दिया गया है। प्रश्नावली को हम लोग नहीं हल करेंगे इसमें। हम लोग देखिए यहाँ पे आगे हम लोग को एक प्रमेय दे दिया गया है ना, प्रमेय 8.8। यह दे दिया गया है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। देखिए हम लोग को इसमें इतना दे दिया गया है ना कि हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, और हम लोग को दे देगा उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, मतलब सिर्फ एक युग्म बराबर है और समानांतर है। ठीक है, दो बातें इसमें दिया हुआ, भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समानांतर है। ठीक है, तो हम लोग उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रमेय को हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए तो प्रमेय को हमने नोट कर लिया कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज बना लिया, जिसमें मान लेते हैं कि यही भुजा आपस में बराबर है और साथ साथ ये वाली भुजा आपस में समानांतर भी है। ठीक है, और इसको हम लोग ABCD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसका यहाँ पे ना इसका एकांतर कोण हम लोग को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। यह वाला कोण इस वाले कोण को हम लोग यदि बराबर सिद्ध कर देंगे तो हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज के आपस में, मतलब यह वाला AD और यहाँ पे BC, यह दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको किस प्रकार सिद्ध करते हैं। हम लोग लिख देते हैं ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पे AC एक विकर्ण है और हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, और जो दिया वो उसको भी हम लोग लिख देते हैं कि AB, मान लेते हैं ये वाली भुजा आपस में बराबर है, AB बराबर यहाँ पे CD के है, यही AB बराबर CD है और यही समानांतर भी है। AB जो है वह CD के समानांतर भी है, ये भी हमने लिख दिया कि AB CD बराबर है और AB और CD आपस में समांतर भी है। तो जब दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई ना, AB और CD का समांतर हो गया, तो एकांतर अंतर कोण तो बराबर ही होगा। ठीक है, यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह वाली भुजा AB और CD समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। तो यहाँ से इस भुजा से जो जुड़ी हुई ये लाइन है ना, जो यहाँ पे विकर्ण है, ये इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतर कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लोग साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह वाला साइड हो गया, फिर एंगल और फिर यह साइड, तो वनिष्ठ है इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में। ठीक है, जो AC है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइड फिर एंगल फिर साइड, इसमें भी साइड और फिर एंगल और फिर साइड। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ACD में, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज तथा इसमें ABC में, और फिर बाद में नामकरण करेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक करेंगे। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर दिया हुआ है, हम लोग को दे दिया गया है ना कि यहाँ पे CD और यहाँ पे AB, यह दोनों आपस में बराबर है, यह तो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे ना यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए ACD लिख देते हैं, कोण ACD, यह वाला कोण ACD। तो चलिए इस कोण को हम लोग लिख देते हैं, चलिए BAC लिख देते हैं, इस कोण को BAC। यह भी कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हम लोग लिख देते हैं एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि हम लोग को पहले ही बोला था कि यहाँ पे AB और यहाँ पे CD समांतर है, तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर हो गए। चलिए, और AC उभयनिष्ठ है, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। इस AC भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा है, इस त्रिभुज को भी हो रहा है। तो यह हो गया आपका साइड, या फिर ये हो गया आपका एंगल, और ये हो गया साइड एंगल साइड सर्वांग समता कह देंगे, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, तो एक का नामकरण आप कर लीजिए, दूसरे का नामकरण करते हुए आप ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग इस तरह से नामकरण कर देते हैं। B, यहाँ पे BCA, चलिए यहाँ पर D है ना, DCA नामकरण कर देते हैं, या ACD ही नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज ACD सर्वांग सम हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, चलिए ACD हमने नामकरण कर दिया ना, तो यहाँ से A से जा रहे हैं आप यहाँ पे कोण पे, और फिर इस वाली भुजा पे, तो यहाँ पर भी आप C से आएंगे, C से आएंगे B पे, B से जाएंगे यहाँ पे, नहीं C से जाएंगे A पे, A से जाएंगे B पे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे A से जा रहे हैं आप कोण पर, ठीक है, तो यहाँ पे C से जाएंगे आप कोण पे, फिर क्योंकि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से गए ACD जा रहे हैं, तो CAB जाएंगे, त्रिभुज CAB, यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गया। तो हम लोग दिखा देते हैं कि यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यह BC भुजा ये एकांतर अंतः कोण की तरह काम करेगा। ठीक है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण बराबर, तो AD और यहाँ पे AD
और यहाँ पे BC, ये समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं कि AD जो है पहले और लास्ट यहाँ पे लेना पड़ा है, तो यहाँ पे इसके ये बराबर है। ठीक है, BC के बराबर है, यह संगत भुजा से निकल जाएगा। हम लोग लिख देते हैं AD बराबर CB, यहाँ पे CP CT लिख देते हैं, CP CT संगत भाव को बराबर दिखाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर भी हम लिखाते हैं। ठीक है, तो ACB नामकरण कर देते हैं, कोण ACB हम नामकरण कर दिया इस त्रिभुज में ना, ACB नामकरण कर दिया। चलिए तो इस कोण को नामकरण करके चलिए इस प्रकार से कर देते हैं, CAD नामकरण कर देते हैं, कोण CAD। तो इस कोण और इस कोण को हमने बराबर दिखा दिया, जो कि एकांतर अंतक की तरह काम करेगा, एकांतर अंतक कोण की तरह हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि एकांतर अंतक कोण बराबर है, इसलिए यहाँ पे AD समानांतर हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, एक तो हम लोग को पहले ही से ज्ञात था कि AB और यहाँ पे CD पहले से ही समानांतर थे, AB और यहाँ पे CD पहले से समानांतर थे, और उसको हमने सिद्ध कर दिया कि AD और यहाँ पे BC समानांतर है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने आपको बताया कि हमने किस प्रकार से किया। यहाँ पे एक हमने चतुर्भुज बना लिया जिसमें AB और यहाँ पे CD आपस में बराबर था, साथ साथ समानांतर था, तो यहाँ पे हमने एक विकर्ण खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया। सर्वांग सम किस प्रकार से दिखा, AB और यहाँ पे CD आपस में पहले से बराबर और समानांतर भी था, तो यहाँ पे AB और यहाँ पे CD आपस में बराबर, एकांतर अंतः कोण यह वाला कोण आपस में बराबर हो गया, और AC उभयनिष्ठ था। AC का इस्तेमाल इस त्रिभुज को बनाने में हो रहा था, इस त्रिभुज को भी, तो यहाँ पे साइड हो गया, फिर एंगल, फिर साइड, तो इसमें भी साइड हो गया, फिर एंगल हो गया, फिर साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग सम था, दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया। फिर इस वाले कोण को हमने इस वाले कोण के आपस में बराबर दिखा दिया है ना, ये भी क्या हो जाएगा, दोनों संगत कोण से हो जाएगा, संगत कोण से ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर तो ये कोण एकांतर अंतक कोण की तरह काम करेगा, है ना, इस भुजाओं के लिए AD और BC के लिए एकांतर अंतक कोण बराबर, तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं क्या हो गई आपस में समानांतर, AD समानांतर यहाँ पे BC होगा। और पहले ही हमने बराबर संगत भुजा से भी इन जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने AD और यहाँ पे BC को बराबर भी दिखा दिया। अतः हमने लिख दिया कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से यह भी प्रमेय हमने सिद्ध कर लिया। चलिए, तो इस प्रकार से प्रमेय 8.8 को हमने सिद्ध कर दिया। आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे देखिए हम लोग को दे दिया गया है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, देखिए आगे हम लोग को दिया हुआ है, अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। दिया हुआ है ना 8.9, यही प्रमेय है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए प्रमेय को नोट कर दिया, एक हमने त्रिभुज बना दिया। देखिए मतलब इस प्रमेय का यही है, मध्य बिंदु प्रमेय जिसे कहते हैं। कह रहा है ना कि इस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं हमने इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया, नामकरण यदि करना रहेगा तो कर देते हैं हम लोग ABC। ठीक है, कह रहा है ना कि हम लोगों ने इस तरह से एक त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पे ना यदि आप दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिला रहे हैं, जैसे कि AB का मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि यम है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, है ना। यदि 4 सेंटीमीटर का रहता है तो 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर यह हो जाता है ना, मध्य बिंदु ये हो गया। चलिए यहाँ पे AC का हम लोग मान लेते हैं कि यन है मध्य बिंदु। ठीक है, तो यदि मध्य बिंदु को इस प्रकार से आप मिला रहे हैं ना, यदि मध्य बिंदु को मिला दे रहे हैं तो तीसरी भुजा कौन है, दो भुजाओं को तो हमने इस्तेमाल कर लिया मध्य बिंदु बनाने में, जो तीसरी भुजा बचा BC, तो यह वाला है ना इसके समानांतर होगा, जो यम यन है, यम यन भुजा समांतर होगा BC के। ठीक है, यही हम लोग को बताना है, सिद्ध करना है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि इसके हम लोग मध्य बिंदु BC के मध्य बिंदु से हम लोग मिला देते हैं ना, BC और AC के मध्य बिंदु को यदि हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, तो हम लोग यह दो भुजाओं का तो इस्तेमाल हो गया मध्य बिंदु बनाने में, तीसरी भुजा के समांतर हो जाते हैं। यह किसके समांतर, इसके समांतर, AB के समांतर हो जाता। और यदि हम लोग इस प्रकार से इन दोनों को हम लोग साथ में लेते हैं, यहाँ पे AB का मध्य बिंदु यम हो गया और BC का मध्य बिंदु यह हो गया। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग मिलाते हैं तो इस वाले के समांतर हो जाता है। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिर्फ हम लोग एक सिद्ध करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा के ऑटोमेटिक समांतर होता है, यही हम लोग को बताना है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लिया है। चलिए हम लोग नामकरण कर देते हैं, ABC ही नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे यह बिंदु A हो गया, यह B हो गया, और यहाँ पे बिंदु हमने C बना दिया, ABC हो गया। चलिए यहाँ पे नामकरण AB का हम लोग मध्य बिंदु चलिए E कर देते हैं, E नामकरण कर देते हैं, और यहाँ पे AC का मध्य बिंदु को हम लोग EF इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं। ठीक, तो चलिए इसके लिए हम उपपत्ति लिख देते हैं,
इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं कि जो भी हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः बता देते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, ई, तथा ई कामा यहाँ पे एफ कर देते हैं, ई कामा एफ हैं। इन दोनों मध्य बिंदुओं को हमने बता दिया कि यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु एफ है, और इसमें ना ई और एफ को हम लोग मिला देते हैं। ई और एफ को हमने मिला दिया तो हम लोग को यही सिद्ध करना है इस प्रश्न में ना कि ई एफ जो है वह ए बी के समांतर है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है चतुर्भुज, इसमें भी हम लोग को चतुर्भुज बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चतुर्भुज बनाकर ही हम लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे कि यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ई एफ समांतर है। तो हम लोग क्या करें, समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग ना ए बी के समांतर यहाँ पे शीर्ष सी से समांतर एक हम लोग यहाँ बिंदु सी से किरण हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, जो कि है ए बी के समांतर। ये हमने रचना से किया, हम लोगों ने इस प्रकार से पहले ही खींचा ना कि यहाँ पर इसके यह समांतर हो, ए बी के यह समांतर हो, यहाँ सी से हमने इस प्रकार से खींच दिया। ठीक है, और चलिए जो ई एफ है ना इसको हम लोग आगे तक बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई एफ को हमने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, ई एफ, चलिए इसको हम लोग को डी नामकरण कर देते हैं ना, इसको हमने डी नामकरण कर दिया। तो यहाँ पे इसको अब हम लोग का एम यही है कि हम लोग इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें। ठीक है, जो यहाँ पे बी सी डी ई दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे समांतर चतुर्भुज यदि हम लोग सिद्ध कर देंगे तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ई डी समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई डी का ही ना यहाँ पे एक रेखाखंड है यह। ठीक है, ई डी के ई एफ क्या है, एक यहाँ पे बी ई डी का ही एक रेखाखंड है ई एफ। तो यहाँ पे जब बी सी ई डी के समांतर हो जाएगा तो इसका भी समांतर हो जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो पहले हम लोग इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग ना इस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे जो अभी यहाँ 8.8 हम लोगों ने प्रमेय जो सिद्ध किया ना कि यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कब समांतर चतुर्भुज होता है, यदि उसकी ना सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। बस हम लोग इसमें यहाँ पे यही हम लोग सिद्ध करेंगे चतुर्भुज को ना, समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हम लोग दिखा देंगे कि एक भुजा बराबर है और समांतर है। तो जो भी चतुर्भुज बनता है इस प्रकार से वो बनता है समांतर चतुर्भुज। हमारा यही लक्ष्य है ना कि देखिए अभी तो हमने यहाँ पे बताया कि ए बी के समांतर ही हमने यहाँ पे सी डी को खींचा है। ठीक है, ए बी के समांतर हमने सी डी को खींचा है, ये तो हमने रचना से कर दिया। अब हम लोग इतना दिखा देना कि बी ई और यहाँ पे सी डी ये आपस में बराबर है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ए बी के समांतर सी डी को खींचा और यहाँ पर हम लोग इतना दिखा दें कि सी डी और यहाँ पे बी बराबर है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बी सी डी ई को हम लोग कह देंगे कि ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज है। और जो हमने यहाँ पे रचना किया ना, चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं, में भुजा ए बी के समांतर अरे यहाँ पे किरण ही कह देते हैं, चलिए किरण सी डी खींचा, ये हमने किया रचना से, ये हमने कर दिया खींचा। और तथा हम लोग लिख देते हैं, तथा यहाँ पे ई एफ को चलिए हम लोग किरण को ना यहाँ पे यल ही नामकरण कर देते हैं, सी एल लिख देते हैं, यल है यह। ठीक है, पे सी एल नामकरण कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ये सी एल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब ई एफ को हमने आगे बढ़ाया ना तो यहाँ पर डी पर प्रतिच्छेद कर दिया इस किरण को। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं किरण सी एल को तथा खींचा। ठीक है, सी एल खींचा तथा ई एफ को आगे बढ़ाने पर किरण सी एल को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, हमने जितना कुछ किया इसमें हमने लिख दिया है ना कि एबीसी हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है और यहाँ पे ई और एफ को हमने यहाँ पे ई और एफ ए बी और यहाँ पे ए सी के मध्य बिंदु है। अब इसमें हमने रचना क्या कर दिया, ए बी के समांतर यहाँ पे सी एल खींच दिया। ठीक है, सी एल खींचने के बाद यहाँ पे ई एफ जो यहाँ पे था, ई एफ यहाँ पे जो हम लोग को बी सी के समानांतर ई एफ सिद्ध करना है, ई एफ को हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे डी पर प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह वाली भुजा इस वाली भुजा के हम लोग को पहले ही पता है बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाते हैं, है ना। सर्वांग सम दिखाएंगे तो यह वाली भुजा और यह वाली भुजा बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे यह बराबर इसके हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ए बी के समांतर तो हमने यहाँ पे सी एल खींच ही दिया है। ठीक है,
समांतर जो खींच दिया है, बस हम लोग इतना दिखा दें कि यहाँ पे सी डी और बी ई ये आपस में बराबर है, तो हम लोग कह देंगे कि जब भी कोई भी समांतर चतुर्भुज रहता है, यदि एक भुजा बराबर हो जाती है, एक भुजा बराबर और समांतर हो जाती है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग तुलना कर लेते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ पे किसी प्रकार से नामकरण कर लीजिए, ई एफ ई, चलिए नामकरण कर देते हैं। ए रहेगा, ए, चलिए ए ई एफ ई कर देते हैं, ए ई एफ, तथा जब सर्वांग दिखाएंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक दिखाएंगे। और यहाँ पे इस त्रिभुज की हम चर्चा कर रहे हैं, सी डी एफ की, त्रिभुज सी डी एफ में इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग तुलना करते हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग किस प्रकार से दिखाएंगे, हम लोग को इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग को पता है, इसी त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात करें, यहाँ पे यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, हम लोग को पहले ही जानकारी है कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। किस प्रकार से, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देना तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और साथ साथ देखिए यह वाला कोण है ना इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। किस प्रकार से बराबर होगा, देखिए यहाँ पे यदि हम कोई भी इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं खींच दें ना, तो यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे एक तिर्यक रेखा खींचें, तो हम लोग को पता है कि पहले ही हमने बता दिया कि यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी एल समांतर रेखाएं हैं, तो जब भी यहाँ पे एक तिर्यक रेखा खींचेंगे ना तो यहाँ पे एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण, हम लोगों ने इसको इस प्रकार से पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब भी दो यहाँ पे समांतर रेखाएं हम खींच दें तो इस प्रकार से यदि तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो एकांतर अंतः कोण एक बराबर हो जाते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर हो जाता है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, साथ साथ संगत कोण बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का एक फल 180 अंश होता है। इतना हम लोग को जानकारी है। तो हमने यही बताया कि दोनों रेखाएं यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ए बी और यहाँ पे सी एल समांतर हैं, तो यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए एंगल और फिर साइड फिर एंगल, एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे। सर्वांग सम दिखाने के बाद यह वाली भुजा इस वाले भुजा के संगत भुजा बराबर हो जाएगा, संगत भाग बराबर होता है। जब यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भाग बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे यह आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये इसका आधा तो है, ए बी का ये आधा है, ये आधा है। ठीक है, तो यदि ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। और समांतर तो हमने खींचा हुआ है, बराबर हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो हम लोग कह देंगे कि जो यहाँ पे बी सी डी चतुर्भुज है यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी समांतर यहाँ पे डी ई हो जाएगा। ठीक है, यह समांतर हो गया तो ये भी हो जाएगा, ई एफ को भी हम लोग समांतर सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग बता देते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो लिखते हैं इसको ए एफ ई, कोण ए एफ ई बराबर, ए एफ ई कोण बराबर है यहाँ पे सी एफ डी, कोण यहाँ पे हम लोग सी एफ डी, ये हमने कैसे लिख दिया, कारण भी लिखते रहेंगे, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख रहेगा कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण यह वाला कोण आपस में बराबर होता है। साथ साथ यहाँ का भी आवश्यकता रहता है, तो यहाँ पर जो कोण बना है इस वाले कोण के भी बराबर रहता है, तो इसका आवश्यकता नहीं है, यह वाला कोण इस वाले कोण के फिलहाल बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए एफ जो है, ए एफ भुजा है, देखिए ए एफ और यहाँ पे सी एफ ये आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर होगा, ये हम पहले इसे हम लोग को पता है कि यहाँ पे ए सी हम लोग लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए सी के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु से लिख देते हैं। चलिए, क्योंकि हम लोग पता है कि यहाँ पे त्रिभुज जब ए बी सी था ना तो इसका एफ क्या था, मध्य बिंदु था, तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के तो बराबर ही होगा। यदि ए सी पहले 4 सेंटीमीटर रहता तो 2 सेंटीमीटर यह होता, 2 सेंटीमीटर यह होता, इसलिए हम ए एफ यहाँ पे और सी एफ दोनों को आपस में बराबर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे यह वाला कोण हमने बता दिया, यह भुजा बता दिया, यह वाला कोण को भी बताते हैं, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोण। चलिए इसका नामकरण ई, चलिए एफ ए ई कर देते हैं, जैसे नामकरण कर दीजिए, चलिए ई ए एफ ई कर देते हैं, है ना। आप कोण को इस प्रकार से नामकरण, कोण ए भी हम लोग लिख सकते थे, इसको कोण ए भी लिख सकते थे, ई ए एफ भी लिख सकते हैं, एफ ए ई भी लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इस कोण की चर्चा करते हैं, इसको लिख देते हैं डी सी एफ, चलिए बराबर कोण डी, नहीं डी रहेगा क्योंकि सी पर तो कोण बन रहा है, डी सी एफ, यह दोनों कोण आपस में बराबर, हम लोग कैसे लिख देते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण से, क्योंकि हम लोग को यह पता था ना कि यहाँ पे ए बी
के समांतर है कौन, CL है। ये हमने इस प्रकार से रचना द्वारा इसको खींचा था। अब देखिए तो ये हो गया हम लोग का एंगल, फिर ये हो गया हम लोग का साइड, और फिर ये हो गया एंगल। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हम लोग कह देंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, तो अब चलिए नामकरण करते हैं। त्रिभुज नामकरण करते हुए हम लोग ध्यानपूर्वक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं FAE नामकरण कर देते हैं ना। F से गए इस कोण पे, फिर जा रहे हैं ए कोण पे, फिर ई पे। चलिए FAE नामकरण कर देते हैं। FAE हम नामकरण कर देते तो सर्वांगसम होगा त्रिभुज। किस त्रिभुज का सर्वांगसम होगा, देखिए यहाँ पर F से गए ए पर, ए से जाना है ई पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जाएंगे, इसका संगत कोण यही ना है, तो यहाँ से F से आप जाएंगे सी पे, क्योंकि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था, तो अब जाएंगे इस प्रकार संगत कोणों का ध्यान देते हुए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गए F से जाएंगे सी पे से जाएंगे डी पे, तो यहाँ पे FCD होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। ठीक है, यहाँ से F से गए ए पे, से जा रहे हैं ई पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से गए, F से जाएंगे दूसरे वाले पहले कोण से थे, ये वाला संगत कोण आपस में था, तो यहाँ इस कोण से दूसरे वाले कोण पे जा रहे थे, तो ये इसके संगत कोण था, तो इस तरह से नामकरण कर दिया, FAE नामकरण कर दिया गया। तो यहाँ पे FCD नामकरण कर दिया गया। और यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं किस सर्वांग समता का नियम लगा है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग दिखा देते हैं कि यहाँ पे CD क्या है, CD इसके AE के बराबर है। ए देखिए ये हो जाएगा संगत भुजा से, ये वाला भुजा इस वाली भुजा के बराबर। यहाँ पे अब हम दिखाते हैं किस प्रकार से। देखिए हम लोगों ने दोनों त्रिभुजों के सर्वांगसम जब हमने सिद्ध कर दिया ना, तो यहाँ पर देखिए CD किसके बराबर, AE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, संगत भुजा से हम लोग लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, AE बराबर यहाँ पे CD हो जाएगा। ठीक है, AE बराबर यहाँ पे CD हम लोग लिख देते हैं CPCD रहेगा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो संगत भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ पे AE किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया। और यहाँ पर देखिए यह वाला इसके हमने बराबर सिद्ध कर दिया, और हम लोग को पहले पता है कि B और AE आपस में बराबर है। ठीक है, ये हम लोग को ज्ञात है पहले से, है ना, हम लोग को पता है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में ना, यहाँ पे E क्या है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे BE और AE आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं BE और AE, ये हम लोग को पहले से ज्ञात है। हम लोग लिख देते हैं BE बराबर AE, ये हम लोग लिख देते हैं भुजा AB के मध्य बिंदु से, हम लोग को ज्ञात है कि AB का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो यहाँ पे BE बराबर AE हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि AE जो है यहाँ पे CD के भी बराबर है, और AE ही है BE के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। AE जो है वो AE जो है BE के भी बराबर है, AE जो है CD के भी बराबर है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे यह देखिए BE बराबर किसके है, AE के बराबर है, और यहाँ पे AE ही किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हमें इससे यह निष्कर्ष निकल जाएगा ना कि यहाँ पे जो CD होगा वह BE के भी बराबर है। ठीक है, जो CD है वो BE के भी तो आपस में बराबर होगा। मान लेते हैं यह 2 सेंटीमीटर है, तो यह भी बराबर है, तो यह भी 2 सेंटीमीटर है। जब यह 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 सेंटीमीटर है, सब 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो भी यहाँ पे भुजा की लंबाई है सब आपस में बराबर है। तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः क्या हो जाएगा, BE बराबर क्या है, CD के। हमने BE बराबर CD सिद्ध कर दिया, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हाँ देखिए हमने यही ना रचना किया था कि AB और यहाँ पे CL समांतर है, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक टुकड़ा भी लेंगे तभी समांतर रहेगा। ये इतना हिस्सा ही हम लोग सिर्फ ले रहे हैं, इतना सा और ये इतना सा, तो लिख देते हैं BE और यहाँ पे CD भी क्या है, आपस में समांतर है। BE कामा BE और यहाँ पे CD, ये भी क्या हो जाएंगे, ये समांतर हो जाएंगे। ये तो हमने रचना ही किया था, ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं रचना से, रचना रहेगा। ये हमने पहले से ही रचना ऐसा किया था, तो हम लोग लिख देते हैं कि चतुर्भुज जो हम लोग का BCDE था, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और यह बात हमने किस प्रमेय से कहा, हमने लिख भी देते हैं यहाँ पे प्रमेय 8 पॉइंट, जो 8 हम लोगों ने अभी जो पिछला पढ़ा। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, लिख देते हैं हम लोग, किसी चतुर्भुज में जब सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो,
हो तब लिख देते हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे बी सी डी को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया ना, तो यहाँ पे बी सी समांतर यहाँ पे ई डी के हो गया, और यहाँ पर हम लोग ई एफ लिख देते हैं या फिर करके। ठीक है, जब यहाँ पे बी सी और यहाँ पे डी ई आपस में समांतर है तो जाहिर से ये भी समांतर हो जाएगा, यही तो हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये इसके भी समांतर हो जाएगा, लिख देते हैं बी सी समांतर हो जाएगा किसके, डी ई के, ये हो जाएगा समांतर। तब हम लोग लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ई एफ है वो भी समांतर किसके हो जाएगा, बी सी के। ठीक है, और यही हम लोग को सिद्ध भी करना था, है ना। अतः हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पे, अतः किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए एक बार और बता देते हैं कि हमने इसको किस प्रकार सिद्ध कर दिया। हम लोग को एक त्रिभुज दे दिया गया था, हम लोग को यही मध्य बिंदु प्रमेय होता है ना, कि कोई हम लोग को त्रिभुज दे दे, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, मतलब यहाँ हम लोग को पता था ना कि ए बी सी एक त्रिभुज हो जाए, यदि ई इसका मध्य बिंदु है ए बी का, और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यदि इन दोनों मध्य बिंदुओं को आप मिला देना तो यहाँ पे जो तीसरी भुजा बची, ठीक है, इन दोनों भुजाओं को तो आपने मध्य बिंदु को ले लिया, जो तीसरी भुजा बची वो इसके समांतर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ई एफ यह वाली भुजा, इसके हम लोग को यह समांतर सिद्ध करना है, बी सी के समांतर। तो हमने इसको किस प्रकार सिद्ध कर दिया, हमने ना इन दोनों के तो मध्य बिंदुओं को मिला ही दिया, और यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ना ए बी के मध्य बिंदु, हम ए बी के ना समांतर, हमने समांतर यहाँ पे सी एल रेखा खींच दिया, किरण ही खींच दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ हो गया। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी में, इसी त्रिभुज में यहाँ पे ए बी के मध्य बिंदु ई है और यहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, अब इसको मिलाने के बाद हमने ए बी के समानांतर यहाँ पे सी एल यहाँ पे किरण एक खींच दिया। ठीक है, खींचने के बाद यहाँ पे ई एफ को आगे बढ़ाया, जो कि यहाँ पे सी एल को ना यहाँ पे डी पर प्रतिच्छेद किया। अब इस प्रकार से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर लिया। वो भी हमने कैसे सिद्ध किया, यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण को बराबर होगा, क्योंकि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, और यहाँ पे ए एफ और यहाँ पे सी एफ आपस में बराबर था, क्योंकि ए सी का एफ मध्य बिंदु था, है ना। तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, यहाँ पर यह कोण बन रहा था इस वाले कोण के बराबर हो गया। कैसे, क्योंकि हमने ए बी यहाँ पे सी एल समांतर रेखा खींचा था ना, ए बी के समांतर हमने सी एल खींचा था, तो यहाँ पे यदि ये तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर कोण यह वाला कोण आपस में बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल फिर साइड एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दिया। इसमें भी एंगल साइड एंगल था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिख दिया। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए ना, तो यहाँ पे सी डी वाली भुजा यहाँ पे ए ई के बराबर हो गई, और ए ई हम लोग को पता है कि ए ई किसके, ए बी के भी बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु ई था। तो जब सी डी यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हुआ तो ये इसके बराबर है, तो हम लोग को पता चल गया कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के भी बराबर है। जो सी डी है वो यहाँ पे बी के आपस में बराबर है। हमने यही सिद्ध कर दिया कि सी डी और बी आपस में बराबर है, और हमें पहले ही पता है कि यहाँ पे सी डी समांतर, यहाँ पे बी समांतर है ना। ये समांतर तो पहले से ही था, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यह भी समांतर था, तो यहाँ से भी इसका एक टुकड़ा भी लेंगे तभी ये भी समांतर ही रहेगा। यहाँ पे बी और यहाँ पे सी डी यह समांतर भी था, साथ साथ बराबर भी था। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी सी डी ई एक हम लोग का समांतर चतुर्भुज बना। जब यह समांतर चतुर्भुज हो गया तो यहाँ पे बी सी और यहाँ पे डी यह दोनों आपस में समांतर होंगे। जब यह यहाँ पे बी सी और यहाँ पे डी समांतर हैं तो जाहिर सी बात है इतना कि ई एफ भी लेंगे तभी भी बी सी के समांतर ही होगा। यह भी इतना सा छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे, है ना, तो यह भी आपस में समांतर ही होगा। और कैसे किया हमने करके आपको दिखा देंगे। इसमें एक बात ये भी सिद्ध करना रहता है ना, जो इतनी सी भुजा है ना, आपको इतना ई एफ तो दिख रहा है ना, ई एफ यह वाली भुजा ना बी सी का आधा होता है। देखिए किस प्रकार से ये बी सी का यह आधा होगा। देखिए जब यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समसिद्ध हो गए ना, तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी संगत भुजा से, और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यह वाली भुजा जब इस वाली भुजा के बराबर, हम लोग को पता है समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी सी और यहाँ पे डी बराबर है। देखिए हम आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए बी सी बराबर है किसके, डी ई के,
ये बराबर ही है ना, समांतर भुजाएं हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया कि ये समांतर चतुर्भुज है। किस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि यहाँ पे सी डी और यहाँ पे बी आपस में बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज हो गया था। तो इसमें बी सी और यहाँ पे डी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना, समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर रहता है। ये हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं हम लोग। और देखिए इसका हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम जब सिद्ध कर दिया तो यहाँ पे एफ है, ई एफ और यहाँ पे डी एफ यह दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर ना हम देखिए 2 गुना इसका लिख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि यह 4 सेंटीमीटर करता है, 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है। देखिए हम इसको किस प्रकार से लिख देते हैं, देखिए इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं इसको। देखिए बी सी बराबर क्या हम लोग यहाँ पे डी ई के स्थान पर इसका 2 गुना लिख सकते हैं, है ना। देखिए ई एफ का हम लोग 2 गुना लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। यह भी बराबर है, मान लेते हैं यह भी ई एफ है तो यह भी तो ई एफ है, दोनों आपस में यह बराबर है। यह वाली लंबाई आपस में बराबर है, तो इसके बाद इसके स्थान पर हम लोग इसको भी रख सकते हैं ना। यह भी ई एफ, यह भी ई एफ, 2 ई एफ हो जाएगा, ठीक है। 2 ई एफ यहाँ पे 2 गुणा में बराबर के इधर भाग में भेज देते हैं, तो 1/2 बी सी बराबर यहाँ पे ई एफ होता है। यह भी सिद्ध कर दिया ना कि यहाँ पे बी सी ई एफ यह दोनों समांतर भी हैं, साथ साथ बी सी का यह आधा है, ठीक है। बी सी भुजा का यहाँ पे यह आधा है, बी सी भुजा का आधा करेंगे तब इसके ई एफ के बराबर होगा, ठीक है। बाकी हमने किस प्रकार सिद्ध किया आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसी प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगली प्रमेय पे। आगे हम लोग को प्रमेय दे दिया गया है, प्रमेय 8.10। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब यहाँ पर हम लोग को यदि एक कोई त्रिभुज हो, ठीक है, यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि बी सी के कोई आपने समांतर खींच दिया, ठीक है, समांतर एक रेखा खींच दिया, जैसे यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु है ई से ही आपने एक समांतर रेखा खींच दिया, तो कह रहा है ना कि यहाँ पर सिद्ध करिए कि यहाँ पर एक के तो आपने मध्य बिंदु से ही खींचा, एक के मध्य बिंदु से यहाँ पे दूसरी भुजा के आप समांतर खींचे हुए, तो यहाँ पे जो एक और भुजा थी ए सी, इसको भी मध्य बिंदु से ही होते हुए जा रही है रेखा, ठीक है। यहाँ पे ए एफ है यहाँ पे और सी एफ बराबर है। यही हम लोग को कह रहा है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर, ठीक है, रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ पर ए बी एक भुजा है, ए बी का मध्य बिंदु यह हो गया, तो यहाँ से जब हम लोग समांतर खींचेंगे तो किसके समांतर खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे। बी सी के समांतर हमने खींच दिया, तो जो तीसरा बच रहा है ना वो क्या होगा, समद्विभाजित हो गया, 2 बराबर भागों में बढ़ गया, मतलब यह वाला आपस में बराबर हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो जो भी हम लोग को सिद्ध करना था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, प्रमेय 8.10 को हमने लिख दिया और एक हमने त्रिभुज बना लिया। चलिए हम लोग नामकरण कर देते हैं। ए बी सी हमने इस प्रकार से ए बी सी हमने नामकरण कर लिया इस त्रिभुज का। अब मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु एफ है, ठीक है, यही इसका मध्य बिंदु, चलिए ई मान लेते हैं, तो ई मान लिया हमने। अब यहाँ पे ना बी सी के समांतर हम लोग को इसको खींचना है, ठीक है, यहाँ पे इसके समांतर हम लोग खींच देते हैं। इस प्रकार से हमने इसके समांतर एक हमने इस प्रकार से रेखा खींच दिया। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु ई था और यहाँ पे बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है, बिंदु ई से ही होते हुए। तो हम लोग को यही सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग एफ मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर ए एफ यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई हम लोग को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, कि यहाँ पर ए एफ और यहाँ पे सी एफ ये दोनों लंबाई आपस में बराबर है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, रचना करके पहले एक चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब हमें यह पता है ना कि यहाँ पे बी सी और यहाँ पे जो यह एक रेखा खींची गई है, यह, चलिए इसको नामकरण यल ही कर देते हैं। यल रेखा समानांतर है बी सी के ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी शीर्ष पे ए बी के हम लोग को समानांतर एक हम लोग को किरण खींचना पड़ेगा रचना से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रचना कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमने इसके समांतर ही खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे ए बी के समांतर, यहाँ पे सी शीर्ष से हम लोगों ने यहाँ पे खींच दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग यम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे हमने किरण खींच दिया इसके समांतर। अब जब ये पहले से ही समानांतर हमें दे दिया गया है कि ई शीर्ष से यहाँ पे यह समानांतर खींचा गया है, दे दिया गया कि बी सी के समानांतर या यल रेखा खींची गई है ना, यहाँ पे ए बी के मध्य बिंदु ई से होते हुए, ठीक है। यह समानांतर है, यह भी समानांतर है, यह इसके समानांतर है और यह ए बी के समानांतर हमने यहाँ पे सी एम रचना कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, ई है। हम लोग लिख देते हैं बिंदु ई से भुजा बी सी के समांतर, बी सी के रहेगा समांतर रेखा
इसका नामकरण हमने यल कर दिया है। यल इसी को जो ई से जाते हुए यहाँ पे रेखा है ना, इसका यल नामकरण कर दिया है, यल खींचा, ये हमने कर लिया। चलिए ना, तो हम लोग को दिया हुआ था, जानकारी था हम लोग को ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे कोई भी एक भुजा यहाँ पर है AB का मध्य बिंदु ई है, ई से एक समांतर यहाँ पे रेखा खींचा गया है। तो हम लोग को यहाँ पे AF और यहाँ पे CF इसी को बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रचना द्वारा, यहाँ पे रचना द्वारा रहेगा, यहाँ पे AB के समांतर किरण ही नामकरण कर देते हैं, किरण CM खींचा। और चलिए यहाँ पर D नामकरण हम लोग कर देते हैं, जहाँ पर प्रतिच्छेद किया है ना, यहाँ पे यल रेखा को यहाँ पे CM जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, इसको हमने D नामकरण कर दिया। तो इस प्रकार से यह समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, यह क्या बना, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे BCDE, तब हम लोग लिख देते हैं, तब यहाँ पे BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए हमने BCDE को हमने समांतर चतुर्भुज क्यों कह दिया, देखिए अभी हम लोग को पता है कि यह पहले से ही समांतर था, ये पहले से ही हम लोग को यहाँ पर BC और यल जो यहाँ पे E से खींची गई यहाँ पर रेखा है ना, यह पहले से समांतर था। और AB के समानांतर हमने किसको रचना से खींच दिया, यहाँ पे CM को खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर ये भी समांतर है इसके, तो इस प्रकार से जो अंदर आकृति बनेगा यह समांतर चतुर्भुज ही होगा। जाहिर सी बात है, यह इसके समांतर है तो यह वाला इसका समांतर है, तो यह क्या है, समांतर चतुर्भुज एक है। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे BCDE एक समांतर चतुर्भुज। यदि लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे कि यहाँ पे BC रेखा के समांतर कौन है, यहाँ पे यल है, जो यहाँ पे E से जाती हुई यहाँ पे AB भुजा के यहाँ पे E बिंदु से जाती हुई यहाँ पे रेखा, इसको यल नामकरण कर दिया गया है। BC यल के समांतर है कामा, और यहाँ पर हमने AB के समांतर हमने इसको CM को खींचा हुआ है, यह रचना से। चलिए कोष्टक में यहाँ पे भी लिखना रहेगा, तो लिख देते हैं रचना से, ये हमने इस प्रकार से रचना ही किया हुआ है। ठीक है, तो यही बात था। तो इन्हीं दोनों कथनों का मदद करके है ना, यहाँ पे यह इसके समानांतर, यह इसके समानांतर था, AB CM के समांतर था और BC यहाँ पे यल रेखा के समांतर था। तो इस प्रकार से आकृति जो बना था BCDE एक समांतर चतुर्भुज था, तो हमने लिख दिया है समांतर चतुर्भुज। अब इन दोनों यहाँ पे त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमने इनको इसको सर्वांगसम से दिखा दिया ना, यदि इन दोनों को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे ना, तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर AF बराबर यहाँ पे CF हम लोग सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो पहले में इस्तेमाल किया ना, देखिए उसका भी इस्तेमाल होगा। यह वाली भुजा आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज है ना, यह समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा में बराबर भी होती है। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। अच्छा, यह बराबर है तो यह अभी तो बराबर है, क्योंकि इसको हम लोग को पहले दे दिया गया था AB का यह मध्य बिंदु E है, तो यह बराबर तो यह भी बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे यह वाली भुजा आपस में बराबर, यह वाला शीर्षाभिमुख कोण, यह वाला कोण बराबर। ठीक है, और यहाँ पे एक एकांतर कोण दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए यह वाला कोण इस वाले कोण के ही बराबर दिखा देते हैं, यह वाला कोण भी दिखा देते हैं, तभी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तिर्यक ही रेखा हो गया, क्योंकि यहाँ पे AB के समानांतर यहाँ पे CM है, तो यहाँ पे यह एकांतर अंतर कोण दिखा दीजिए, या फिर इसको दिखा दीजिए, यह वाला एकांतर अंतर कोण, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग किससे, एंगल साइड सर्वांग समता से दिखा देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। देखिए यह हो जाएगा एंगल, यह फिर एंगल, फिर यहाँ पे साइड, यह एंगल हो गया, फिर एंगल, और यहाँ पे हो गया साइड। एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम लोग दिखा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे AF बराबर यहाँ पे हम लोग CF भी सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या क्या बराबर है। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे EAF नामकरण कर देते हैं, EAF, तथा इस त्रिभुज में करते हैं CFD में, तथा त्रिभुज CFD में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोणों की चर्चा करते हैं ना, यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर है, तो इन दोनों कोणों का हम लोग नामकरण कर देते हैं। चलिए AFE नामकरण करते हैं, कोण AFE यह बराबर होगा, AFE यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। किस प्रकार से, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसका CFD नामकरण कर देते हैं, कोण CFD नामकरण कर दिया। कैसे हमने लिखा, यह लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब फिर हम लोग इस कोण को बराबर दिखाना चाहते हैं, फिर आप दोनों तरह से दिखा सकते हैं ना, आप इसका भी, इस कोण और इस कोण का, और फिर इस भुजा का इस्तेमाल कर सकते थे, इस कोण और यहाँ पे भुजा का हम लोग इस्तेमाल करके दिखा देते हैं। ठीक है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा,
क्यों बराबर होगा? एकांतर अंतःकोण से हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो चलिए यहाँ पर इसका हम लोग CDF नामकरण कर देते हैं। चलिए पहले इस वाले को हम लोग लिखते हैं AEF, कोण AEF, यह वाला कोण बराबर है किसके? इसके, तो इसका CDF नामकरण कर देते हैं, कोण CDF। कैसे? एकांतर अंतः कोण से, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और यह वाली भुजा हम लोग बराबर दिखा देते हैं, यह वाली भुजा हम लोग बराबर दिखा देते हैं। चलिए किस प्रकार से हम दिखाएंगे? यहाँ पे चलिए CD है वो AE के बराबर हम लोग दिखा देते हैं, AE बराबर यहाँ पे CD लिख देते हैं, AE बराबर हमने CD लिख दिया। अच्छा, ये हमने किस प्रकार से लिखा ना, देखिए हम लोग को पहले ही पता था कि यहाँ पे AB का यह मध्य बिंदु है, मतलब यह वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। देखिए AE बराबर किसके है? यहाँ पे BE के, ठीक है, और BE किसके बराबर है? ये CD के बराबर है ना। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, तो यहाँ पे CD और B बराबर हो गया, और B किसके? AE के बराबर है, मतलब यहाँ पे तीनों आपस में बराबर है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया? AE बराबर यहाँ पर हमने यहाँ पे CD के लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यह हो गया एंगल, यह भी हो गया एंगल, यह हो गया आपका साइड। तो एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखा देते हैं। तो नामकरण हम लोग इस प्रकार से करते हैं, यह वाला एंगल, ए वाला एंगल, फिर साइड, तो यह किसके संगत है? इसके, और यह वाला इसके, तो फिर एंगल साइड, इस प्रकार से नामकरण कर लेते हैं। FEA, तो यहाँ पर FDC, इस प्रकार से FEA FDC, इस प्रकार से लिख देते हैं। त्रिभुज FEA सर्वांग सम होगा किस त्रिभुज के? FDC के। तो बस हम लोग संगत भुजा से दिखा देंगे जो हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए कौन सा हम लोग को AE बराबर दिखाना है ना, तो देखिए AE यही है, इन्हीं दोनों को लेना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर है? यहाँ पे CD के बराबर है, तो हम लोग कह देंगे ये संगत भुजा से, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गया। तब हम लोग लिख देते हैं AE किसके बराबर? यहाँ पे CD करके लिख देते हैं। यहाँ पे ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, किसे? CPCT से, संगत भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः हम लोग लिख देते हैं कि जो त्रिभुज ABC था ना, अतः देखिए त्रिभुज ABC में जो यहाँ पे यल रेखा खींची गई थी ना BC के समांतर, यह क्या कर दी? यहाँ पे AC भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट दी है ना। यह AF बराबर यहाँ पे CF हमने सिद्ध करके आपको हमने दिखा दिया। यहाँ पर इसको हम लोग को नहीं सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है AF को ना। देखिए AF यहाँ पर है, A से F पर जाएंगे तो यहाँ पर इसके बराबर ये हो जाएगा, F से C के बराबर, यह हम लोग को सिद्ध करना है ना। यह तो संगत भुजा, तो ये तो बराबर होगा ही, लेकिन हम लोग को इसमें यह सिद्ध करना है AE बराबर CD। तो ये हम लोग को पहले से ज्ञान था, इसका तो हमने इस्तेमाल करके सिद्ध किया, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग को इसको दिखाना था पहले, और यहाँ पे लास्ट को, यहाँ पे AF को दिखाना है, यहाँ पे AE बराबर यहाँ पे हम लोग को CF, इसको हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AF, A से F के पहला और लास्ट बिंदु को लीजिए, ठीक है, और यह किसके हो जाएगा? CF के। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है, इसको हटा देते हैं, ये हमें सिद्ध नहीं करना है, यह तो हम लोग को ज्ञात ही था पहले से ही, ठीक है। संगत भुजा तो खैर संगत भुजा तो रहेगा, ये वाले भुजा के बराबर रहेगा। यहाँ पे FD किसके बराबर रहेगा? FE के बराबर रहेगा, है ना। पहला और लास्ट को लेंगे तो यह भी आपस में बराबर रहेगा, तो हम लोग को इसी को लिखना है, AF लिखना है ना। चलिए लिखते हैं AF हमने लिख दिया पहले और लास्ट को लेकर, और यहाँ पे CF इसको लिख देते हैं, चलिए CF लिख देते हैं। ये हम लोग को दिखाना था, कारण ही CPCT से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग बराबर होंगे। तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे जो AC भुजा को ना, यह जो बिंदु है, यह बिंदु से हुई जाती हुई जो रेखा है ना, उसको दो बराबर भागों में, AC को भी दो बराबर भागों में बांट दी। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः हम लोग लिख देते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है एक बार और बता देते हैं हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को यह दे दिया गया था कि एक त्रिभुज यदि ABC हो और AB भुजा के यहाँ पर मध्य बिंदु E है, ठीक है। तो यहाँ पे BC के समानांतर यदि रेखा यल खींच दिया जाए ना, तो हम लोग को यह सिद्ध करना था कि यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो एक दूसरी भुजा बची
एक भुजा का तो इस्तेमाल मध्य बिंदु में कर दिया गया, और BC के तो यहाँ पे ई बिंदु से ना BC के समांतर रेखा ही खींचा गया। तो हम लोग को यह सिद्ध करना था कि AC को भी क्या कर दे, 2 बराबर भागों में बांट दे, मतलब यहाँ पे AF बराबर हम लोग को CF, यह दोनों हम लोग को यह सिद्ध करना था। तो हमने इसको कैसे सिद्ध कर दिया, यहाँ पे ना BC के बराबर यहाँ पे यल रेखा था, ठीक है, यह BC के बराबर नहीं समांतर था, यह समांतर था, तो हमने AB के समांतर यहाँ पे CM खींच दिया, ठीक है, यहाँ पे C शीर्ष से हमने CM खींच दिया, तो यहाँ पे यह भी समांतर, यह भी समांतर, तो इस प्रकार से हम लोग को BCDE ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज बना। जब समांतर चतुर्भुज बना तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर दोनों होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह वाली भुजा इस वाली भुजा के आपस में बराबर हो गया, और ये हम लोग को पहले ही पता है कि AB का मध्य बिंदु ई है, मतलब यहाँ पे यह भुजा पहले से बराबर थी, जब यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर है, मतलब यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, AE और यहाँ पे CD यह बराबर है, ठीक है, और यह वाला कोण शीर्ष मुंह कोण हो गया। अब दोनों को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया, सर्वांग सिद्ध करेंगे तभी हम लोग AF और यहाँ पे CF को बराबर दिखा पाएंगे। तो हमने यहाँ पर यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गया, और यह वाला कोण आपस में बराबर कैसे, शीर्ष मुंह कोण से। और यहाँ पे जब ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, AB और CM समांतर है ना, तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, तो यह हो गया एकांतर अंत कोण बराबर हो गया, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो एंगल साइड सर्वांग समता से हमने इसको और इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दिया। और यहाँ पे जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो संगत भाग बराबर हो जाएंगे। AF बराबर यहाँ पे CF हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यह वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर है। मतलब ये हम लोग को पता चल गया कि जो यहाँ पे यह रेखा जा रही थी ना, वह यहाँ पर AC को 2 बराबर भागों में बांट दी। कैसे हम पता चला कि 2 बराबर भागों में बांटी, क्योंकि AF बराबर यहाँ पे हमने CF सिद्ध करके दिखाया। और बाकी किस तरह से हमने लिखा कि त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु ई है, बिंदु ई से भुजा BC के समांतर रेखा यल खींचा, रचना द्वारा AB के समांतर किरण CM खींचा, ठीक है, यहाँ पे CM हमने खींच दिया। अब इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बन गया, और तब हमने लिख दिया कि BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। कारण यही कि BC के समांतर यल रेखा है और यहाँ पे AB के समांतर CM है, ये हमने रचना से किया। और बाकी इन दोनों त्रिभुजों में हमने चर्चा कर लिया, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमने 2 एंगल और एक साइड को बराबर दिखा दिया। तो यहाँ पर यहाँ पे लिख भी देंगे, यहाँ पे एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया। सर्वांग सम दिखा देने के बाद यहाँ पे पहले और लास्ट बिंदु को ले लिया गया, AF यहाँ पे बराबर यहाँ पे CF हो गया। अतः हम लोग को पता चल गया कि जो यहाँ पे यल रेखा खींची गई थी ना BC के समानांतर, वह AC को भी 2 बराबर भागों में बांट दी थी। अतः हमने लिख दिया कि किसी त्रिभुज कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग को जितना भी प्रमेय था सबको हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब बस यहाँ पे प्रश्नों को हल करना बाकी है। चलिए, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे प्रश्नावली के लिए। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।